हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कंवल। तो अब से हम हिस्ट्री के 2 मिनट में कल्चर के पार्ट को शुरू करते हैं। और कल्चर में जो सबसे पहला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। आई होप आपने ये पार्ट काफ़ी कॉमन पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, पर मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है दैट इवन दो दे हैव कवर्ड दिस टॉपिक बट स्टिल दे आर अंडर कॉन्फिडेंट एंड दे आर इन फियर कि अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो वो उसको सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो अब से हर हिस्ट्री के 2 मिनट में हम एक इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को उठाएंगे और उसको इन डिटेल एंड इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर इसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका वो गलत ना हो। इसमें जो भी आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से उठाई गई है, ताकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है आपको उसकी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है पहले ही दे दी जाए। तो आइए अगर हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। एक तो है ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है हेट्रोडॉक्स। तो देखिए, अगर हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो ये वो स्कूल्स हैं जो कि वेदास को एज अ सोर्स ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन मानते हैं। और इसके अगेंस्ट में जो हेट्रोडॉक्स स्कूल है दे आर अगेंस्ट दी वेदास। और इनमें जो मेजर 4 स्कूल्स हैं, एक तो है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लोकायत्स और उसके साथ साथ आजीविकास। इसमें जो हमारे 2 स्कूल्स हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में और इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहे कि आप उसको ठीक कर पाएंगे। क्योंकि ये इतने डाइवर्स टॉपिक्स हैं, इनमें आपको मैं 100% श्योरिटी नहीं दे सकता, पर मैं अपनी तरफ से फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ से भी मेरे को कोई भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं उसको आपके लिए पेश कर दूँ। तो उसमें अगर हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहला स्कूल जो हमारे पास है वो है संख्या या फिर समख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसके अगर हम फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है कपिल मुनि, और जिस सोर्स में जिस बुक में इसका रेफरेंस मिलता है उसका नाम है समख्या सूत्र। तो देखिए, सोर्स का नाम तो सिंपल है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी के नाम के ऊपर ही है। जो नाम आपने याद रखना है वो है कपिल मुनि। इसको मैंने एसके के नाम से याद रखा हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि टीवीएफ एस्पिरेंट्स में जो टीचर बन जाते हैं उनका नाम होता है एसके सर, तो उसके नाम से भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम संख्या की बात करें तो इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है उसमें सेट्स बने हुए हैं कि मान लीजिए एक साइड पे अगर एक स्कूल है, उसके बाद जो स्कूल आता है तो वो पहले स्कूल की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसको प्रैक्टिकलिटी में अपने आप को ढाल के उसका प्रैक्टिकल वर्णन बनता है। तो अगर मैं इसके अंदर इसको आपको एक्सप्लेन करूं तो जो संख्या स्कूल है वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है योगा स्कूल को, और योगा स्कूल संख्या स्कूल की नॉलेज को यूज़ करके उसको प्रैक्टिकलिटी में डालता है, और ये दोनों एक सेट में कंबाइन होकर एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो जैसे आपके पास 6 स्कूल्स हैं तो इनमें 3 सेट्स आपके बन जाएंगे। आज हमने सबसे पहला सेट पढ़ लिया है कि संख्या कंबाइंस विद द योगा स्कूल, और ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को दर्शाते हैं। आपको एक बार मैं लिख के बता भी देता हूँ कि एक साइड पे है संख्या स्कूल और अगर दूसरी साइड पे है योगा स्कूल, तो इसमें से जो भी थ्योरी मिलेगी आपको, इसको प्रैक्टिकल वर्जन में योगा स्कूल दर्शाएगा, और ये एक तरह से एक सेट बन जाएगा। और इसी तरह से 3 सेट्स हैं, आज हमने एक कर लिया, अगले लेक्चर्स में बाकी 2 को भी करेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि संख्या स्कूल फॉर्म्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ योगा स्कूल। इवन दो कि ये सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है बट स्टिल इट इज़ बेस्ड अपॉन अ रैशनल एंड साइंटिफिक व्यू। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि ये मानते हैं कि गॉड या फिर जो डिवाइन एजेंसी है इट इज़ नॉट एसेंशियल। यहाँ पे जो चीज़ का ध्यान देना है वो है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के पीछे गॉड का बहुत बड़ा हाथ नहीं है, कि अगर तो गॉड है तो भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के पीछे, और अगर गॉड या फिर कोई भी डिवाइन एजेंसी नहीं है तो भी क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पेपर में आए, आपके पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए तो ऐसा सब्जेक्टिव पॉइंट डाला जा सकता है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड की क्रिएशन है उसके पीछे किसका हाथ है, तो उसके पीछे ये मानते हैं नेचर या फिर प्रकृति का हाथ है।
तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इनिशियल समख्या ट्रेडिशन की बात करें तो इनिशियली ये मानते थे कि नेचर का हाथ है, पर जैसे जैसे ये इवॉल्व करते गए सो अराउंड 4th सेंचुरी एडी, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अराउंड 4th सेंचुरी एडी इनमें पुरुषा या फिर स्पिरिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। और ये फिर इसके बाद जो वर्ल्ड की क्रिएशन है उसको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं कि जो वर्ल्ड की क्रिएशन है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर या फिर प्रकृति एंड पुरुषा या फिर स्पिरिट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान रखना है। जैसे ये तो मैंने आपको पॉइंट पहले बता ही दिया कि संख्या स्कूल लाइक अदर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स कंसीडर्स वेदास टू बी अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि जो संख्या स्कूल है इसमें विद द एवोल्यूशन इन्होंने दो कंसेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। इनिशियल कंसेप्ट था नेचर का, प्रकृति का, एंड विद द एवोल्यूशन जो नया कंसेप्ट आया वो हो गया हमारा पुरुषा का या फिर सोल का। तो जैसे आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पार्ट था, जो सबसे पहला कंसेप्ट था नेचर का या फिर प्रकृति का, क्योंकि नेचर एक मैटर से बना हुआ है कि नेचर में जो भी चीज़ें हैं वो बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मॉलिकुलर एनर्जी या फिर जिस तरह से वो अपने खुद में कंबाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, तो उस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर है। और अगर हम पुरुष या फिर स्पिरिट की बात करें तो इसमें मैटर का कुछ लेना देना नहीं है, उसमें सोल का या फिर हमारी इंटरनल एनर्जी का लेना देना है। तो जो नेचर है, जो प्रकृति है, इट इज़ बेस्ड अपॉन द मटेरियलिस्टिक कन्वेंशन, और जो पुरुषा है या फिर स्पिरिट है इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्पिरिचुअलिटी कन्वेंशन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा संख्या स्कूल। वही लिखा हुआ है, दस इनिशियली द संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज मटेरियलिस्टिक ओइंग एग्जिस्टेंस टू नेचर या फिर प्रकृति, और जैसे जैसे एवोल्यूशन आता गया इसमें स्पिरिचुअलिटी का कन्वेंशन भी ऐड होता गया, और उसके बाद प्रकृति और पुरुषा का जोड़ के ये माना जाने लग गया कि ये दुनिया बनी हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर तत्व का मेंशन करते हैं संख्या स्कूल। सबसे पहले तो प्रकृति जो मैंने आपको करा दिया, जो कि है प्राइमोर्डियल मैटर, जो कि मैटर या फिर एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा पुरुषा या फिर इंडिविजुअल कॉन्शियस बीइंग। तो इसको आप ध्यान में कैसे रख सकते हैं, आप अपनी बॉडी को इमेजिन कीजिए। तो आपकी बॉडी जैसे कि ये मैटर से बनी हुई है, अगर आप मरने के बाद आपकी ये बॉडी के पीछे सिर्फ एक मैटर बच जाएगा और जो आपके अंदर आपकी सोल है, आपकी आत्मा, वो निकल जाएगी। सो आपकी बॉडी ही संख्या स्कूल को रिफ्लेक्ट करती है। इससे ही आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप अपनी बॉडी को याद करना तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो संख्या स्कूल, सॉरी हैंडराइटिंग यहाँ पर कोई अच्छी नहीं आ रही। सो संख्या स्कूल इज इक्वल टू बॉडी। संख्या स्कूल के ऊपर क्वेश्चन आते ही आपने अपनी बॉडी को इमेजिन करना है। बॉडी का आउटर फॉर्म है हमारा मैटर और इंटरनल फॉर्म है हमारा आत्मा, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये जब दोनों चीज़ें आत्मा के साथ मैटर मिलता है या फिर प्रकृति के साथ पुरुषा मिलता है तो क्या बनता है, जीवा, जो कि है एक लिविंग बीइंग। वही चीज़ लिखी हुई है। एंड व्हेन बोथ ऑफ दीज आर कंबाइंड, प्रकृति along with पुरुषा, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ जीवा या फिर लिविंग बीइंग। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो ये है कि जो प्रकृति है वो खुद में एक इनर्ट चीज़ है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती, वो वैसे ही पड़ी रहेगी जैसे हमने उसको छोड़ा है, अनटिल एंड अनलेस उसको पुरुषा के साथ कंबाइन किया जाए। तो कभी भी आपको स्टेटमेंट आ जाए कि प्रकृति इज़ वेरी वॉलेटाइल या फिर रैंडमनेस का कोई भी ऐसी चीज़ आ जाए तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। प्रकृति खुद में इनर्ट है एंड अंडरगोज मॉडिफिकेशन ओनली व्हेन इन एसोसिएशन विद द पुरुषा। इट इवॉल्व्स फ्रॉम अ सर्टल टू ग्रॉस एंड मैनिफेस्ट द विजिबल वर्ल्ड। तो देखिए, अगर हम इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं तो ये कहते हैं दैट देयर आर अराउंड 23 to 25 फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। कि प्रकृति इनिशियली में क्योंकि इनर्ट है तो ये वैसे ही पड़ी रहेगी, जैसे जैसे पुरुषा इसके साथ जुड़ता जाएगा वैसे वैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बनती जाएगी। और जैसे सबसे पहले फीलिंग्स बनेंगी, सेंसेस बनेंगे, फिर टिश्यूज़ बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे और लास्ट में एक पूरी ह्यूमन बॉडी या फिर जीवा बनेगा। ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन है। आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों का फिलॉसफी ऑप्शनल होता है उनको इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको बता दिया कि प्रकृति खुद में एक इनर्ट चीज़ है और ये मॉडिफिकेशन तभी करेगी जब इसके पास पुरुषा होगा, और इससे क्या होगा, एक विजिबल वर्ड की एक साजना होगी।
उसके बाद अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू संख्या स्कूल, जैसे मैंने आपको बता दिया दैट द यूनिवर्स इज डिस्क्राइब्ड एज वन क्रिएटेड बाय पुरुषा प्रकृति एंटिटी कॉम्बिनेशन infused with various permutations and combinations of various enumerated elements like sense, feelings, activity and mind। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होती जाएगी वैसे वैसे कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जीवा बनता जाएगा, और जो लास्ट पार्ट है वो है एक लिविंग बीइंग जो कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी को डिपिक्ट करेगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम अपनी ह्यूमन बॉडी को इमेजिन करेंगे हमारी आउटर फॉर्म है हमारा मैटर और इंटरनल फॉर्म है हमारी आत्मा। तो जिससे क्या होगा कि संख्या स्कूल इज अ ड्यूलिस्ट फॉर्म ऑफ फिलॉसफी। ड्यूलिस्ट कैसे, एक तो हो गई आत्मा और एक हो गया मैटर, बट ये डिफरेंट है किस तरह से, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न ड्यूलिस्ट ट्रेडिशन जो कि बनती है फ्रॉम माइंड एंड बॉडी। हमारा जो ईस्टर्न ड्यूलिस्ट फिलॉसफी वो कहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑफ सेल्फ एंड मैटर एंड द वेस्टर्न ट्रेडिशन इज बेस्ड ऑन माइंड एंड बॉडी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। कभी भी क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट आ जाए कि दोनों चीज़ें ईस्टर्न फॉर्म ऑफ ड्यूलिस्ट फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फॉर्म ऑफ ड्यूलिस्ट फिलॉसफी दोनों अलग अलग हैं, तो काफ़ी सही स्टेटमेंट है, ये आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो संख्या स्कूल के हिसाब से पार्ट टू सेलिब्रेशन क्या है, तो संख्या स्कूल कहते हैं कि जो हमारी इग्नोरेंस है यही है सबसे बड़ा कारण है हमारी सफरिंग का या फिर हमारी बॉन्डेज का, कि हम रिश्तों में क्यों जकड़े रहते हैं। और एक कोई भी इंसान सेलिब्रेशन को तभी अटेन कर सकता है जब वो रियल नॉलेज को एक्वायर कर लेता है। देखिए, स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से 6 प्रमाणास या फिर 6 प्रूफ्स बताए जाते हैं, और संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी सिर्फ 3 प्रमाणास के हिसाब से ही चलती है। ये कहते हैं कि अ लिविंग बीइंग कैन बिकम फ्री फ्रॉम इग्नोरेंस बाय अंडरस्टैंडिंग दैट, कि जो हमारा पुरुषा है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रकृति, की जो हमारी आत्मा है ये मैटर से अलग है, ये दोनों डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं। और ये नॉलेज हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, इट कैन बी एक्वायर्ड बाय यूजिंग 3 ऑफ द 6 प्रमाणास। तो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है परसेप्शन, हमारा देखना, इन्फ्रेंस की चीज़ों को देख के हम उनसे क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, क्या समझते हैं, और तीसरा है हियरिंग, कि हम चीज़ों के बारे में सुनते कैसे हैं, कि क्या हम उनको देख के कैसे सुन रहे हैं। तो इनका अगर हम संस्कृत शब्दों की बात करें तो परसेप्शन का मतलब है प्रत्यक्ष, इन्फ्रेंस का मतलब है अनुमाना, और हियरिंग का मतलब है शब्द। ये ही इस डायग्राम से अब मैंने डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो जब क्या कहते हैं, सॉरी, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि 3 प्रमाणास को तो मैंने बता दिया, जो बाकी के 3 प्रमाणास हैं वो कौन कौन से हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपका होमवर्क है। और जब ये तीनों चीज़ों को कंबाइन कर दे, जो संख्या स्कूल के हिसाब से अगर हम 3 प्रमाणास को, जो कि परसेप्शन, इन्फेरेंस और हियरिंग को अगर हम कंबाइन करें, सो इट फॉर्म्स अ क्रिटिकल फॉर्म ऑफ या फिर साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि जो संख्या स्कूल है इट इज़ बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी, तो बहुत ही ज़्यादा सही स्टेटमेंट है। और काफ़ी ज़्यादा प्रीलिम्स के क्वेश्चन में जब इनिशियल टाइम में ऑप्शनल के ऊपर क्वेश्चंस आते थे, काफ़ी टफ क्वेश्चंस आते थे, तो ये स्टेटमेंट वहाँ पर मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, प्लीज़ नोट इट डाउन। उसके बाद अगर हम बात करें, संख्या जो स्कूल है ये थ्योरी ऑफ गुणास के हिसाब से भी बनती है, कि थ्योरी ऑफ गुणास, जैसे ये काफ़ी फेमस शब्द हैं सत्व, राजस और तामस। ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी से ही आए हैं। ये जो गुणास हैं ये क्या है? ये कहते हैं जो भी गुण होते हैं किसी भी इंसान में, कुछ भी गुण है, कोई इंसान अच्छा है, कोई बुरा है, कोई मिक्स है दोनों चीज़ों का, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें मैटर कौन कौन से हैं। और ये कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान है उसके जीवन काल में डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर उस पर हावी होता है। थोड़ी जैसे भी आप इमेजिन करें, बस कर लें, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई नो कि थोड़ी आपके स्टडी से या फिर आपकी यूपीएससी की चीज़ों से थोड़ा बाहर जा रहा है, पर अगर आप इसको एक बार अपने माइंड में बिठा लेंगे, अगर कल को आपको कहीं भी ये चीज़ें पूछी जाए कि सत्व, राजस और तामस किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है। गुणास का क्या मतलब होता है कि गुणास एज इट टीचेज आर 3 मोड्स ऑफ मैटर। सबसे पहला है सत्व। सत्व जैसे उसके नाम से ही पता लगता है, द गुना ऑफ गॉडेस, कंपैशन, काल्मनेस और पॉजिटिविटी। राजस का मतलब है द गुना ऑफ एक्टिविटी, केओस, पैशन, की इम्पल्सिविटी, कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा विग्रस है, पोटेंशियली गुड और बैड, ये दोनों हो सकता है। और लास्ट में है तामस, द गुना ऑफ डार्कनेस, इग्नोरेंस, डलनेस, लेजीनेस, लेथार्जी एंड नेगेटिविटी।
तो आपने इसके डिटेल में नहीं जाना, कभी भी आपको ये आ जाए कि ये 3 गुणा किस स्कूल ऑफ फिलॉसफी से हैं, तो अब आपको पता है कि ये संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी से हैं। और इस संख्या स्कूल ऑफ फिलॉसफी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो 3 गुण हैं ये 3 डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हर एक इंसान में पाए जाते हैं, और जिस इंसान में जिस चीज़ की प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा वो या तो राजस होगा या तामस होगा, और या फिर जो हमने तीसरी बात की थी वो है सत्व, कि या तो वो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो द इंटरप्ले ऑफ दीज गुणास डिफाइन द करेक्टर ऑफ समवन और समथिंग ऑफ नेचर एंड डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी वाली बातें हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छा है, अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो बस आप अपने पेपर के लिए इसको ध्यान में रख लें। और लास्ट में ये बात कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है और सुप्रीम बीइंग इज नॉट डायरेक्टली असर्टेड, नॉट कंसीडर्ड रेलिवेंट बाय संख्या फिलोसफर्स। इसका जो हमने एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पेज में ही दे दी थी वो आपके लिए अब आपको पता लग गया। तो ये था आज का हमारा संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि आपको पूरी डिटेल में समझाऊं कि जो भी इससे जुड़े हुए रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, आप ये मान के चल सकते हैं। इसकी जो PDF है उसको प्लीज़ डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। जब हमारे 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कवर हो जाएंगे तो उसकी एक कंबाइंड PDF भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ताकि मेरे को पता लगे कि दैट आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था जहाँ पर हम 2 मिनट सीरीज़ में हिस्ट्री के इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी के चलते हमने फर्स्ट डे में डिस्कस किया था संख्या स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी, और आज उसका जो एक्सटेंशन है संख्या स्कूल का उसको हम डिस्कस करेंगे योगा स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इंडियन स्कूल्स है उसमें सेट्स बने हुए हैं, कि जो संख्या स्कूल में जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम योगा स्कूल में देखेंगे। जो भी थ्योरीज पढ़ी, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े संख्या स्कूल में, वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। बस इस संख्या स्कूल के साथ अगर हम गॉड के कंसेप्ट को ऐड कर दें, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो संख्या स्कूल है वो गॉड के क्वेश्चन के ऊपर चुप हो जाता है, कि इट डज नॉट कंसीडर कि दुनिया की क्रिएशन के पीछे गॉड का होना एसेंशियल है। वो ये मानते हैं कि एसेंशियल नहीं है। अगर गॉड है तब भी दुनिया की क्रिएशन उतनी ही वैलिड रहेगी, अगर गॉड का कंसेप्ट नहीं है तब भी दुनिया की क्रिएशन उतनी ही वैलिड रहेगी। ये हमने पढ़ा था संख्या स्कूल में। और यहाँ पर योगा स्कूल में थ्योरी सब जो भी कंसेप्ट है वो सब सेम कॉपी किया गया है, पर इसके साथ जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है उसको इन्होंने जोड़ दिया। उसी के कारण हम कह सकते हैं कि योगा स्कूल इज़ बेसिकली संख्या स्कूल या फिर समख्या स्कूल अलॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ द गॉड। तो ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है। अगर आपको योगा स्कूल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर आने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके ऊपर आएगा, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो आइए अब जो भी कंसेप्ट थे, क्योंकि वो संख्या स्कूल से ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। तो अगर हम योगा स्कूल के फाउंडर की बात करें तो उनका नाम है महर्षि पतंजलि जी। काफ़ी फेमस चीज़ नाम है इनका ऑलमोस्ट हर, क्योंकि योगा की वजह से, क्योंकि योगा का जो प्रोमिनेंस अभी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब तो इंटरनेशनल योगा डे भी एज ए इंटरनेशनल डे मनाने लग गए हैं, तो उसी के चलते पतंजलि जी का नाम सबको पता ही होता है। जो सोर्स है कि जहाँ पर इन्होंने योगा के बारे में जो हमारे पास नियम्स हैं, जो यम्स हैं, जो इन्होंने लिखे थे, वो किस में लिखे गए थे? इट वॉज रिटन इन द सोर्स बाय द नेम ऑफ द बुक योगा सूत्र। तो ये हो गए 2 ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अगर हम रेफरेंसेस की बात करें कि योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की सबसे पहली रेफरेंस जो हमको मिलती है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि माना जाता है कि ये इट इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद। सिर्फ इसी स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि 4 तरह के उपनिषद के नाम, और इनमें से पूछा गया था कि इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है। तो इसके साथ आपको ये भी पता लग गया कि बृहदारण्यक उपनिषद इज़ द ओल्डेस्ट उपनिषद ऑफ ऑल दैट वी हैव एट प्रेजेंट। उसके बाद अगर हम अदर रेफरेंसेस की बात करें तो इसमें छंद योग उपनिषद और कथा उपनिषद की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पर हमको योगा के रेफरेंसेस की बात मिलती है। ये सिर्फ आपको एडिशनल नॉलेज देने के लिए है, एडिशनल रेफरेंसेस देने के लिए है, कि कल को अगर आपको इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपके पास एक रेलेवेंट सेट मटेरियल हो जिसको आप अपने वहाँ पर आंसर लिमिट में लिख पाएँ। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि योगा स्कूल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू संख्या स्कूल,
विच वॉज टॉट इन द लास्ट लेक्चर। तो जो भी वहाँ पर हमने कंसेप्ट पढ़े, जो भी नॉलेज मैंने वहाँ पर आपको दी थी, उसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। अगर मैं योगा की बात करूं तो ये बात करते हैं कि खुद को किसी भी लेवल पे कैसे बेहतर हम कर सकते हैं। इट सिस्टमेटिकली स्टडीज टू बेटर वन सेल्फ, वेदर इट बी फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और इसी वजह से जो इसका इन्फ्लुएंस है योगा स्कूल का, वो बहुत ज़्यादा है हर एक स्कूल के ऊपर, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्योंकि ये तीनों लेवल्स पे, तीनों लेयर्स पे बात करते हैं, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। और इसी वजह से जो इसकी टीचिंग्स है वो और स्कूल्स में भी कॉपी की गई थी। संख्या स्कूल की तरह ये भी ड्यूलिस्ट फॉर्म ऑफ स्कूल है, और ये भी दो अपनी रियलिटीज़ को डिस्कस करता है। एक तो है पुरुषा, जो कि है हमारा सोल, और दूसरी है प्रकृति, जो कि है हमारा नेचर। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमारा प्रकृति है, जो नेचर है, इट इन इटसेल्फ इज इनर्ट, और जब ये पुरुषा के साथ कंबाइन होके वेरियस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का फॉर्म लेता है, तब एक तरह का जीवा बनता है। वही हम यहाँ पर योगा स्कूल में पढ़ेंगे। तो योगा स्कूल ऑफ हिंदुज़म, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था, 3 फॉर्म ऑफ गुना को, 3 थ्योरी ऑफ गुना दी गई थी हमारे को संख्या स्कूल में, उसी को यहाँ पर योगा स्कूल के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। सत्व, राजस और तामस। जैसे कि सत्व गुणा का मतलब होता है गुडनेस, कंस्ट्रक्टिवनेस, हारमोनियस, जो भी अच्छी चीज़ें हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, उसको हम सत्व गुण के नाम से जानते हैं। जो भी बुरी चीज़ें हैं या फिर डार्क चीज़ें, अगर हम घोषली चीज़ों की बात कर लें, उसको हम तामस गुणा के नाम से जानते हैं। डार्कनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस और कयोटिक नेचर को हम तामस गुणा कहते हैं। और जो राजस गुणा है, इट सिग्निफाइज पैशन, एक्टिवनेस और बीइंग कंफ्यूज्ड। एक अनसर्टेन एक्टिविटी को, अनसर्टेन नेचर ऑफ, स्टेट ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राजस गुणा कहते हैं। और योगा स्कूल और संख्या स्कूल के द्वारा ये माना जाता है कि हर एक इंसान में इन तीनों चीज़ों का एक सर्टेन प्रोपोर्शन रहता है, और अलग अलग टाइम के ऊपर इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, वो बदलती जाती है। उस हिसाब से जो उस बंदे की या उस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक बदलते रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी इंसान में सत्व गुण बहुत ज़्यादा है, तो हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत ही आइडियल इंसान है, कि कैसा इस इंसान को जैसे सोसाइटी को होना चाहिए। अगर किसी इंसान में तमस गुण बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो सोसाइटी के हिसाब से अच्छा इंसान नहीं है। तो वही बात यहाँ पर योगा स्कूल में भी की गई है कि जिस हिसाब से किसी बंदे में प्रोपोर्शनैलिटी में जो भी चीज़ ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसका नेचर होगा, उस हिसाब से उसकी स्टेट होगी। सो द अर्ली स्कूल्स ऑफ योगा फिलॉसफी पॉइंट्स दैट द पुरुषा बाय इट्स नेचर इज सत्व, कि जो हमारा पुरुष है, जो हमारा सोल है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो बाय नेचर वो सत्व गुण से भरी हुई होती है, विच मीन्स कंस्ट्रक्टिवनेस। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा मैटर है, बाय नेचर इट इज़ तामस या फिर कायोटिक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीधा आपके सब्जेक्टिव प्रीलिम्स में सब्जेक्टिव पॉइंट देके पूछा जा सकता है कि जो पुरुष है हमारा, वो सत्व गुण को दिखाता है, और जो हमारा प्रकृति है वो तामस गुण को दिखाता है। तो दोनों ही पॉइंट सेम रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। अगर आप और किसी भी सोर्स में पढ़ेंगे इन इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज़ को, तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर काफ़ी रेलेवेंट पॉइंट है। अगर आपको इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ के ऊपर क्वेश्चन आया तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बात हमने कर ली कि ड्यूलिस्ट फाउंडेशन है, यह है जैसे संख्या स्कूल की वैसे ही योगा स्कूल की है। दो तरह की रियलिटीज़ हैं हमारे पास, पुरुषा और प्रकृति, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है वो है जीवा, अ लिविंग बीइंग, विच इज़ कंसीडर्ड एज अ स्टेट इन विच पुरुषा इज बॉन्डेड टू प्रकृति। और जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है तो वेरियस टाइप्स ऑफ इग्नोरेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से एक हमारे को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए। और जब ये दोनों एक दूसरे में बॉन्डेज करते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, तो माना जाता है कि अगर किसी भी स्टेज के ऊपर इनमें एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो उससे इग्नोरेंस पैदा हो जाती है। कि मान लीजिए किसी भी इंसान में तामस गुण बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर राजस गुण बहुत ज़्यादा हो जाए, तो एक तरह की स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आ जाएगी, जिससे क्या होगा, एक स्टेट ऑफ इग्नोरेंस आगे जाके पैदा होगी। सो ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस और इग्नोरेंस, वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओवरवेलम द अदर्स, जैसे मैंने आपको बताया, दस क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेज। अगर आपने पुराने
हमारे जो एल्डरली हैं उनको भी सुना हो कि जैसे जितना ज़्यादा हमारा मोह जुड़ता जाता है वैसे ही हम इस दुनिया के जाल में फंसते चले जाते हैं, जिससे क्या है कि हमारा मोह बनता जाता है दुनियावी चीज़ों के साथ। उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, दस क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ बॉन्डेज। और इस बॉन्डेज को दूर करने के लिए उन्होंने नाम दिया है मोक्षा। सो द एंडिंग ऑफ दिस बॉन्डेज इज कॉल्ड लिबरेशन और मोक्षा, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये बात करते हैं कि योगा स्कूल में इन चीज़ों को सही से करने के लिए, कि मोक्षा के राह पर चलने के लिए, ये दो चीज़ों की बात करते हैं। टोटल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, अराउंड 5 to 6 चीज़ें हैं, पर जो मेन चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर ये ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं वो है यमास एंड नियमास। उसके साथ साथ गुना थ्योरी को तो हमने पढ़ ही लिया। जो योगा स्कूल है वो सिर्फ संख्या स्कूल के साथ जो एक डिफरेंस रखती है वो सिर्फ ये है कि जो कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल पर्सनल गॉड, कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि गॉड का जो कंसेप्ट है वो संख्या स्कूल में उसको इग्नोर कर दिया गया है। दे से दैट फॉर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड गॉड इज़ नॉट एसेंशियल और नेसेसरी, पर ये कहते हैं दुनिया की क्रिएशन के लिए और बंदे को अपना मोक्ष प्राप्त करने के लिए गॉड का होना, गॉड का मिलना बहुत ज़रूरी है। ये एक सिर्फ मेजर डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रखना है। सो द संख्या स्कूल से जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी नॉलेज है, इट इज़ सफिशेंट टू is a sufficient means to attain moksha, while the yoga school suggests that जो systematic techniques एंड प्रैक्टिसेस, जैसे आपको पता है कि योगा में काफ़ी सारे साधना होती है, काफ़ी सारे पोस्चर्स होते हैं, समाधि की हम बात कर सकते हैं जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। इस प्रोसेस के द्वारा हम मोक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। पर संख्या स्कूल ये कहता है सिर्फ ज्ञान, अगर हमारे पास सही ज्ञान है तो उसी के द्वारा हम इस मोक्षा को प्राप्त कर लेंगे। पर ऑन दी अदर हैंड योगा में बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं कि इन टोटल 8 स्टेप्स हैं हमारे पास, कि इन स्टेप्स से गुजर के हम मोक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। The systematic techniques and practices or personal experimentation combined with Sankhya's approach to knowledge is the path to moksha। तो जो हमने संख्या में जो थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ी थी नॉलेज, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्म देके हमको योगा स्कूल में मोक्ष का पाथ बताया जाता है। सो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम बात करें, जैसे कि संख्या स्कूल में 3 तरह के प्रमाण दिए जाते हैं एज अ प्रूफ ऑफ रियलिटी, उसी सेम कंसेप्ट को योगा स्कूल में कॉपी किया गया है। अगर हम उन 3 प्रमाणों की बात करें तो वो है प्रत्यक्ष, जो कि है परसेप्शन की हम क्या देख रहे हैं। फिर है अनुमान, जिसका मतलब है इन्फ्रेंस, कि जो चीज़ हमने देखी उससे हम क्या इन्फ्रेंस ले रहे हैं, कि उससे हम क्या सीख रहे हैं, उसे हम क्या समझ रहे हैं। और तीसरा है शब्द, जिसका मतलब है कि हम किस सोर्स से, किस चीज़ से, हम उसकी रिलायबल सोर्स क्या है जिससे हम ये बात सुन रहे हैं। तो ये 3 तरह के प्रमाण हैं जो योगा और संख्या स्कूल में लिए गए हैं। जो 3 तरह के प्रमाण ये छोड़ देते हैं उनका नाम है उपमना, अर्थपति एंड अनुपलब्धि। तो ये अगर हम उपमना की बात करें उसका मतलब है कि कैसे हम 2 चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके उसको एज अ प्रूफ ऑफ रियलिटी मानते हैं। अर्थपति का मान है कि जो हमने चीज़ देखी उसके हिसाब से हम क्या एक सीख लेते हैं, कि ये किसी चीज़ को देख के हमने क्या रेफरेंस निकाल लिया, उसको एक सेट रियलिटी मान लिया कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी ये पोस्टुलेट अप्लाई होगा। और तीसरा है अनुपलब्धि, जिसका मतलब है कि हम किसी चीज़ से क्या कॉग्निटिव प्रूफ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपने चीज़ को फोकस करना है कि संख्या और योगा स्कूल में ये 3 तरह के परसेप्शंस 3 तरह के प्रमाण लागू होते हैं, विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। और आप प्लीज़ इसको अपने नोट्स में भी लिख लीजिए। उसके बाद हम बात करें कि जैसे मैंने आपको बता दिया था कि योगा फिलॉसफी में जो हम वैल्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, वैल्यूज़ टू बी ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड एज नियमास, एंड ऑन दी अदर हैंड जिस चीज़ों को हमने अवॉइड करना है उसको कहते हैं यमास। और इसी के लिए 5 तरह के यम्स दिए गए हैं पतंजलि जी के द्वारा। अगर यहाँ पर हम बात करें, जो बुद्धा के द्वारा 5 वॉस दिए गए थे, वही सेम ये 5 यम्स हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एंड अपारगृह। जैसे अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, सत्य का मतलब ट्रुथफुलनेस, असत्य नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी एंड अपारगृह मतलब कि नॉन पोजेसिवनेस। तो ये काफ़ी इजी है, आई होप आपको ये 5 यमास याद रहेंगे। उसके बाद अगर हम नियमास की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे को पतंजलि जी के द्वारा 5 तरह के नियमास दिए गए हैं कि कौन से वो 5 रूल्स हैं, 5 वैल्यूज़ हैं जिनको हमने एडहेयर करना है। उनमें सबसे पहले है सौसा, जिसका मतलब है प्योरिटी, क्लियरनेस ऑफ द माइंड, स्पीच एंड बॉडी। ट्रिनिटी की ये बात करते हैं कि हमारा माइंड, जो हम
हमारे माइंड से जो हमारी बात निकली, जो हमारी स्पीच और जो हमारी बॉडी है, दे ऑल थ्री शुड बी केप्ट क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे संतोषा, मतलब कि हमारे में कंटेंटमेंट होनी चाहिए। वी शुड बी हैविंग अ टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स दी अदर, हमारे पास एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरों के व्यू पॉइंट्स की, दूसरे के सर्कमस्टांसेस की। उसके बाद हम बात कर सकते हैं तपस की, मतलब कि हमारे पास परसिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपने द फाउंडर मूवी देखी हो जो मैकडॉनल्ड्स के स्टोरी के ऊपर बनी हुई है, तो उसमें स्टार्टिंग लाइन और लास्ट की लाइन ये होती है कि दुनिया में जब भी किसी बड़े इंसान ने कुछ भी अचीव किया है तो उसके पीछे वन एंड ओनली रीज़न जो उसके पीछे है वो है परसिस्टेंस। वो कहते हैं, उसमें थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें कहते हैं कि आपको नॉलेज से नहीं, कि नॉलेज द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद द फूल्स हु वर फुल ऑफ नॉलेज बट नो परसिस्टेंस। तो अगर आपके पास कोई कितनी भी नॉलेज है, कितना भी आप में टैलेंट है, जब तक आप में परसिस्टेंस नहीं होगी आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दुनिया में टैलेंटेड एंड नॉलेजेबल लोग बहुत हैं, पर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड यू नीड टू हैव परसिस्टेंस इन योर लाइफ। ये थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको कहना चाहता था। तो तीसरी बात होगी तपस, या फिर परसिस्टेंस, पर्सिवेरेंस, या फिर ऑस्टेरिटी। फिर है स्वाध्याय, जिसका मतलब है कि हम वेदास को पढ़ के, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो हम 6 स्कूल्स को पढ़ रहे हैं, दे आर ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, और ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स मानते हैं कि जो हमारे पास वेदास हैं दे आर अ रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। तो उसी को यहाँ पर एज अ नियम दिया गया है कि हमने वेदास को पढ़ना है, उससे जो हमारे को नॉलेज मिलेगी, विद दैट नॉलेज वी नीड टू हैव अ स्टडी ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। मान लीजिए अगर हम कह रहे हैं कि हम अच्छे या बुरे इंसान हैं, तो हमारे पास एक रेफरेंस होना चाहिए कि ये चीज़ कहती है कि ऐसा इंसान अच्छा होता है और ऐसा इंसान बुरा होता है। तो उसको पढ़ के, उसके रेफरेंसेस को पढ़ के हम खुद के ऊपर ये अप्लाई करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ सेल्फ एंड फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है ईश्वर प्रधाना, जिसका मतलब है गॉड, कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, ब्रह्मा और द ट्रू सेल्फ। जैसे मैंने आपको बताया कि संख्या स्कूल और योगा स्कूल में यही एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ गॉड को बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस, प्रोमिनेंस दिया गया है। सो आई होप आपको 5 मैंने यम्स बता दिए, 5 मैंने नियम्स बता दिए। अब आपके पास अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए, मेंस के ऊपर क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आपको कहीं पर भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ आप इसके PDF को बहुत संभाल के रखिएगा और उसको प्लीज़ 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना। उसके बाद हम बात करें, जैसे संख्या स्कूल में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर भी योगा स्कूल में बात की गई है दैट द कॉज ऑफ सफरिंग इज़ इग्नोरेंस। और इस इग्नोरेंस को हम कैसे दूर कर सकते हैं? थ्रू नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। और सेल्फ अवेयरनेस हम कैसे अचीव कर सकते हैं? थ्रू वेरियस पोस्चर्स, थ्रू वेरियस समाधीज, कैसे अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रैक्टिसेस करके, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एंड योगा सूत्र टेल्स अस हाउ टू अकम्प्लिश दिस। इसमें जो लास्ट स्टेज है वो है 8, टोटल 8 स्टेजेस हैं हमारे पास। इसमें जो लास्ट स्टेज है वो है समाधि की, जहाँ पर हमको अपनी अवेयरनेस का पता लगता है कि क्या असली अवेयरनेस है। और यहाँ पर बंदे को ये पता लगने लग जाता है कि जो बॉन्डेज है बिटवीन द पुरुषा एंड द प्रकृति, उसके बीच में कैसे वो फंसा हुआ है और उससे वो कैसे निकल सकता है, उसको इस स्टेज में समाधि में पता लगता है। सो समाधि इज़ अ स्टेट वेयर ecstatic awareness develops, and this is how one starts the process of becoming aware of Purusha and true self. उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो अवेयरनेस एक किसी भी बंदे को एक बार मिल जाती है, इट इज़ एटर्नल। और इस अवेयरनेस के बाद कभी भी इंसान उस अवेयरनेस की स्टेट से नहीं निकल सकता, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज मोक्षा। तो जैसे आपको ये जो बातें हैं ये आपको रोज़ की दिनचर्या की बातों में भी मिल जाएंगे। अगर आप अपने एल्डरलीज के पास बैठेंगे तो वो भी इसी प्रकार की बातें करते हैं, तो आप वहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी है वो हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा घुली मिली हुई है, तो आप इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें कि जो योगा का लिटरल मीनिंग है, इट मीन्स यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपैलिटीज़। उसके बाद योगिक टेक्निक्स में जो बताया जाता है, इट मीन्स टू हाउ टू कंट्रोल बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन्स, एंड दस इज कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस मोक्षा को प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8 तरह के प्रोसेसेस को बात करते हैं। सबसे पहले यमास, कि कैसे हम सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 5 तरीके बताए थे। उसके बाद है नियमास, कि किन चीज़ों को हमने दूर रखना है, कौन से रूल्स हैं जिसको हमने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद है आसन,
जैसे जो हमारे को योगा के नाम पे हमको जो सिखाया जाता है वो सिर्फ ये एक चीज़ है कि ये कुछ तरह के आसन्स हैं जिनको हम करके योगा सीख सकते हैं। पर योगा एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफी है, उसमें ये 8 तरह की चीज़ें आती हैं। इसको जो आज के टाइम में जो योगा सिखाया जाता है वो बहुत ही मिसट्रीटेड फॉर्म ऑफ योगा है या फिर ब्रोकन फॉर्म ऑफ योगा है। अगर आपने इस योगा अच्छे से सीखना है तो ये 8 तरीके हैं और ये प्रोसेस में आपको चलना पड़ता है। अगर आप किसी बहुत अच्छे टीचर से जो कि बहुत ज्ञानी होंगे योगा को लेके, अगर आप उनसे योगा सीखने जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको यम और नियमास के बारे में बताएंगे कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से आपको बचना है। उसके बाद वो आपको आसन्स बताएंगे कि कौन से आसन्स के ज़रिए आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। देखिए प्राणायाम क्या है कि आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीखते हैं। जब आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप अपनी बॉडी से हटके आप अपने अंदर जाना शुरू करते हैं। और ब्रीथ सबसे एक बढ़िया तरीका है जो आपकी बॉडी को आपके सोल के साथ कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से इसका नाम दिया गया है प्राणायाम या फिर ब्रेथ कंट्रोल। उसके बाद है प्रत्याहार, जिसका मतलब है चूजिंग ऑब्जेक्ट, कि आपने एक ऑब्जेक्ट चूज करना है जिसके ऊपर आप ध्यान लगाएंगे। ज़्यादातर जो लोग करवाते हैं वो ये है कि आपकी 2 आइज़ के बीच में जो एक पॉइंट होता है उसके ऊपर वो एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करके उस पर ध्यान लगवाते हैं। उसके बाद है धारणा, फिक्सिंग द माइंड, मतलब एक ऑब्जेक्ट चूज़ करके उसके ऊपर वहाँ पर माइंड फिक्स करना। फिर बात करते हैं ध्यान की, कि कंसंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट। और लास्ट में बात है समाधि की, जिसका मतलब है कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट। कि तीनों चीज़ों को, सेल्फ को, माइंड को और ऑब्जेक्ट को उस एक चीज़ के ऊपर डिसोल्यूट कर देना है, या फिर ये मानना है कि अब वही पूरी दुनिया है। तो ये अलग अलग 8 तरीके हैं, 8 प्रोसेसेस हैं, 8 स्टेजेस हैं इस पूरे योगा को सीखने की। जो आपको सिखाया जाता है वो सिर्फ प्राणायाम और आसन्स हैं, जो कि एक गलत तरीका है योगा स्कूल को सीखने का। तो आपको पेपर के लिए तो चलो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी 8 स्टेजेस के बारे में पूछा जाए तो ये 8 स्टेजेस हैं जो आपको पता है। उसके बाद अगर हम योगा स्कूल के ब्रांचेस की बात करें तो वहाँ पर बात कर सकते हैं राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग एंड hatha योग। देखिए जो ये वेरियस फॉर्म ऑफ योगा है उसमें अलग अलग तरह इसमें डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जो राज योग है उसमें हम बॉडी के ऊपर फोकस करते हैं, हाथ योग उसमें हम माइंड के ऊपर फोकस करते हैं, ज्ञान योग के ऊपर हम नॉलेज के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है बेस्ड अपॉन द रेफरेंस, कि किस चीज़ को रेफरेंस मान के हम उस योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस आपको ये रेफरेंस के लिए बताया गया है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये पूरा योगा स्कूल अब अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अलग स्कूल को डिस्कस करेंगे। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक हम 2 स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने किया था संख्या स्कूल एंड द सेकंड वन विच वी डिड वाज योगा स्कूल। जो अभी हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हम 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को डिस्कस करेंगे। और इनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कंसीडर्ड वेदास एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज। और इनके ऑपोजिट में उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। और इनको हेटेरोडॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेदास के रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन करते थे। और इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो होंगे जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज एंड लोकयत्स। जैनिज्म बुद्धिज्म को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि संख्या स्कूल और योगा स्कूल एक तरह से सेट में वर्क करते हैं। और टोटल अगर हमारे पास 6 स्कूल्स हैं तो इनमें हमारे पास 3 सेट्स हमको बने हुए मिलेंगे। संख्या स्कूल एंड योगा स्कूल एक सेट हो गया। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्याय स्कूल और उसके साथ जिसका सेट बनेगा वो है वैशेषिका। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल थ्योरी देगा और दूसरा स्कूल उस थ्योरी को यूज़ करके उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेगा। और ये इस तरह से एक सेट में होंगे। जैसे कि संख्या स्कूल की थ्योरी को योगा स्कूल ने यूज़ करके उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया था। अगर मैं थोड़ा रिवाइज करा दूं आपको, संख्या स्कूल और योगा स्कूल में जो मेजर बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि योगा स्कूल को कहा जाता है संख्या स्कूल प्लस गॉड।
क्योंकि जो संख्या स्कूल है वो गॉड के रेफरेंस के ऊपर कि गॉड की होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, उसके ऊपर वो चुप था। वो कहता था संख्या स्कूल कि दुनिया की क्रिएशन के पीछे गॉड का होना गैर ज़रूरी है, अगर वो है तब भी ठीक है, अगर वो नहीं है तब भी ठीक है। उसके ऑपोजिट योगा स्कूल ने संख्या स्कूल की सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको यूज़ किया, बस उसके साथ एक उसने कंसेप्ट जोड़ दिया कि गॉड का होना ज़रूरी है। ये बेसिक डिफरेंस था। आइए आज हम देखते हैं नया स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी को। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने संख्या स्कूल और योगा स्कूल के जो भी लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से कर लिया होगा, और उनमें जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो आपने संभाल के रख ली होगी। तो अगर हम नया स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इनको जो फाउंडर हैं उनका नाम है अस्कपदा गौतम मुनि। वैसे जो आपको बुक्स मिलेंगी उसमें गौतम मुनि जी का नाम मिलेगा आपको, तो आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं। और जिस बुक में जिस सोर्स में इसका रेफरेंस मिलता है इस पूरी थ्योरी का, उसका नाम है न्याय सूत्र। तो ये काफ़ी इजी है। ये दो ऑब्जेक्टिव टाइप इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पेपर में सीधा पूछी जा सकती है। आइए अब हम सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन के ऊपर चलते हैं जो ज़्यादातर सोर्सेज में आपको नहीं मिलेगी। इस पूरे इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी को न्याय को समझाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person to land on moon। तो देखिए अगर मैं इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, अगर आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं तो उस चीज को मानने के पीछे आपके दिमाग में क्या थ्योरीज हैं, किस एविडेंस को, किस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इस स्टेटमेंट को सही या गलत मानेंगे, उस लॉजिक को इस न्याय थ्योरी में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि न्याय जो हमारा स्कूल है वो लॉजिक के बारे में बात करता है, पर कोई ये नहीं बताता कि ये लॉजिक क्या है। मैं इस स्टेटमेंट के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक वो होता है कि मान लीजिए हमने कोई स्टेटमेंट मेक की, उस स्टेटमेंट को मानने या ना मानने के लिए हम कौन से अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को, कौन से एविडेंसेस को यूज़ करते हैं, उस लॉजिक के बारे में न्याय स्कूल बात करता है। और आज के टाइम में जो भी हम बातें करते हैं कि हर चीज़ के पीछे हमारे पास कोई लॉजिक होना चाहिए, वो इसी स्कूल से डिराइव्ड हुआ है। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें इसको हम जस्टिस कह सकते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ के लिए जस्टिस करते हैं। हमने कोई बात अपनी रख दी तो उसके पीछे हमारा जस्टिसेबल पार्ट क्या है, या फिर रूल्स, मेथड और जजमेंट्स, स्पेशली या कलेक्शन ऑफ जनरल और यूनिवर्सल रूल्स, कि हमने कोई रूल्स बना दिए तो उसके पीछे रूल्स, उस चीज़ को कहने के पीछे कारण क्या है, मेथड क्या है, जजमेंट्स क्या हमने मेक की कि हम इस रेफरेंस इन्फ्रेंस के ऊपर पहुंच गए। इन सिंपल वर्ड इट मीन्स एनीथिंग दैट विच शोज द वे, कि ये एक रास्ता है कि इस रास्ते के ऊपर चल के हम सही चीज़ के ऊपर, सही जजमेंट के ऊपर, सही इन्फ्रेंस के ऊपर पहुंच सकते हैं। न्याय एनकम्पासेस प्रोप्राइटी, लॉजिक एंड मेथड। ये सिर्फ ये बात नहीं करता कि हाँ एक तरह से हमारे पास नॉलेज है, ये बात ये करता है कि उस नॉलेज को डिराइव करने के पीछे हमारी एपिस्टेमोलॉजी क्या लगी है, कि किस तरह से हम उस चीज़ के ऊपर पहुंचे थे, किस तरह से हम उन्हें उसकी मेटाफिजिक्स के लिए बात करेंगे। The most important, most significant contribution of Nyaya school to Indian philosophy was the systematic development of logic, methodology and its treatise on epistemology। तो ये बात होगी जो अभी तक मैंने आपको सभी एक्सप्लेन की। उसके बाद अगर हम इसकी पेयरिंग की बात करें, इट फॉर्म्स इट पेयर विद द वैशेषिका स्कूल ऑफ हिंदुइज्म, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब आपको इनके बीच में जो भी सारा पैटर्न बना हुआ है कि कैसे न्याय स्कूल की थ्योरी को यूज़ करके जो वैशेषिका स्कूल हमारे को एटॉमिक थ्योरी देता है कि हर चीज़ की दुनिया में क्रिएशन के पीछे एक एटॉमिक थ्योरी जुड़ी हुई है, तो इस तरह से ये एक सेट में फॉर्म किए गए हैं। आई होप अभी तक आपको ये थोड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है, कम्प्लेक्स नया स्कूल है, आपको फिर भी थोड़ी बहुत क्लैरिटी लग गई होगी। तो देखिए जैसे मैंने पहले न्याय स्कूल और संख्या स्कूल में आपको बताया था कि दे यूज 3 प्रमाणास, की हमारे पास टोटल 6 प्रमाण हैं, उसमें से वो 3 प्रमाणों को यूज़ करते हैं
मैंने पिछले लेक्चर में 6 के 6 प्रमाण भी आपको एक्सप्लेन किए थे। तो उसी तरह से जो हमारा न्याय स्कूल है वो 3 से आगे बढ़ के अब 4 प्रमाणों पे चले जाता है एंड इट एक्सेप्ट्स 4 आउट ऑफ द 6 प्रमाण्स एज रिलायबल सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज। इसमें कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमाना एंड शब्द। देखिए ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है ये संख्या स्कूल में भी थे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और संख्या और योगा स्कूल में भी थे। जो फोर्थ हमारा प्रमाण यहाँ पर ऐड होता है वो है उपमाना, जो कि है कंपैरिजन या फिर एनालॉगी, कि कैसे हम अलग चीज़ों को, एक चीज़ को प्रूव करने के लिए कैसे दूसरी चीज़ की एनालॉगी उसको कंपेयर करके कैसे चीज़ों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आज इस लेक्चर के स्टार्टिंग में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की आपको एग्जांपल दी किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो वो एक तरह से उपमाना है, एक तरह से एनालॉगी थी। तो आई होप अब आपको ये 4 जो प्रमाण हैं वो ध्यान में रहेंगी। इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आएगा कि इनमें से इन 6 में से कौन से 4 प्रमाण हैं जो न्याय स्कूल अडॉप्ट करता है। बस आपको इतना बस आइडिया होना चाहिए कि दैट देयर आर 4 प्रमाणास विच आर एक्सेप्टेड एज अ सोर्स ऑफ गेनिंग नॉलेज इन न्याय स्कूल, और ये है उसकी डायग्राम फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद अगर हम बात करें तो न्याय स्कूल कहता है कि इंसान में जो भी वो सफरिंग्स के दौर से गुजरता है, जो भी उसको दुख तकलीफ़ें मिलती हैं, वो सिर्फ इस वजह से है बिकॉज ही इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रॉन्ग नॉलेज या फिर नोशंस और इग्नोरेंस। देखिए आपने एक बात सुनी होगी कि हाफ ट्रुथ इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस वर्ल्ड, या फिर जो सच हमारे को पूरा नहीं पता उससे बुरा या उससे खतरनाक कुछ भी नहीं है। वो बात इसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी से डिराइव्ड हुई है। ये कहते हैं कि ह्यूमन सफरिंग 2 तरह से होती है, या तो हमारे पास इग्नोरेंस है या तो हमारे पास गलत नॉलेज पहुंच गई है। अगर किसी भी इंसान के पास सही नॉलेज है, पूरी नॉलेज है, तो वो कभी भी सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता होगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। So, human sufferings result from mistake, defects produced by activity under wrong knowledge, notions and ignorance. और ये कहते हैं कि मोक्षा या फिर लिबरेशन कैसे हम गेन कर सकते हैं? इट कैन बी गेन थ्रू द राइट नॉलेज। और ये सिर्फ ये बात नहीं करता कि राइट नॉलेज हमको मिल जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको नहीं पता कि कोई भी इंसान मून पे कभी गया है या नहीं गया है, तो ये कहते हैं अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देयर आर सम मैन हु हैव लैंडेड ऑन द मून, या फिर मैं आपको ये कहूँ दैट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून, तो उसके पीछे मैं उस नॉलेज के ऊपर मैंने ये बात कही, उसको पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँ, उसके पीछे की क्या एपिस्टेमोलॉजी है, उस पूरे प्रोसेस को ये न्याय स्कूल कहता है कि इस तरह से हम मोक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो मोक्षा लिबरेशन इज स्टेट्स इज गेन थ्रू राइट नॉलेज, एंड दिस प्रेमाइज लेट न्याय टू कंसर्न itself with epistemology, that is the reliable means to gain correct knowledge and to remove wrong notions। यही बात मैंने अभी पहले आपको एक्सप्लेन की। जो मैंने इससे पहले आपको ये बात कही थी कि हाफ नॉलेज या फिर फॉल्स नॉलेज वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसी तरह से ये कहते हैं कि फॉल्स नॉलेज इज़ नॉट मेयरली इग्नोरेंस टू न्यायाकास, इट इंक्लूड्स डिल्यूजन। कि अगर हमारे पास कोई भी आधा सच है या फिर हाफ ट्रुथ है, वो सिर्फ हमारे को एक इग्नोरेंस के पाथ पे भी नहीं डालता, उसके साथ साथ ये हमको डिल्यूजन के रास्ते पे भी डाल सकता है, या फिर कोई भी वहम या फिर भरम के रास्ते पे डाल देगा। सो करेक्ट नॉलेज इज डिस्कवरिंग एंड ओवरकमिंग वंस डिल्यूजन्स। जो भी हमको गलत वहम है, जो भी भरम हम में पढ़ चुके हैं, सो उनको दूर करने का ये एक रास्ता बताता है थ्रू द यूज ऑफ लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रू नेचर ऑफ सोल, सेल्फ एंड रियलिटी। कि हम हमारे सोल में, जैसे हम संख्या में हम पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था सोल का, सो क्या हमारा ट्रू नेचर हमारे सोल का, सेल्फ का और रियलिटी का, उस दुनिया को जो हमारे आसपास है। सो ये जो स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है, इट इज़ वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट रियलिज्म। डायरेक्ट रियलिज्म क्या है? ये वो कहते हैं कि जो भी हमारे डायरेक्ट रियलिज्म में कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वो सच हैं, वो कोई वहम भरम नहीं है। सो ये भी स्कूल कहता है कि जो भी हम चीज़ें देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम महसूस कर पा रहे हैं, अगर वो सच है तो उनको जानना एक ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर आएगा।
So this school of philosophy is close to principle of direct realism, stating that anything that really exists is in principle humanly knowable, कि जो भी हम चीज़ें देखते हैं, महसूस करते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं या फिर जो दुनिया में है उनको हम पक्का से समझ सकते हैं, वो ह्यूमनली नोएबल है। कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त ना कर सकें। ये इस फिलॉसफी का बेसिक मीनिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें जो एक पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो ये है कि इसके जो कोर प्रिंसिपल्स एंड फिलॉसफीज़ हैं वो बुद्धिज़्म के साथ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर कभी आपको ये स्टेटमेंट आ जाए तो वो आपने सही मान के चलनी है। बस एक मेजर डिफरेंस बुद्धिज़्म और न्याय स्कूल में ये है कि बुद्धिज़्म जो है वो सोल को या फिर सेल्फ को नहीं मानता, वो आत्मा के क्वेश्चन पे चुप हो जाता है और वो कहता है कि ना ही कोई सोल है ना ही कोई सेल्फ है, ये पूरी दुनिया एक वहम भरम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्याय स्कूल इसी वहम भरम को दूर करता है और वो मानते हैं दैट देयर इज सोल एंड सेल्फ with liberation as a state of removal of ignorance, wrong knowledge, the gain of correct knowledge and अनइम्पेंटेड कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेल्फ। तो ये तो बात ही यही कर रहे हैं कि अगर हम सही नॉलेज गेन कर लेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी से इग्नोरेंस चली जाएगी, तो हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसको हम समझ पाएंगे। तो इस एक पॉइंट पे जो बुद्धिज़्म है और न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी है वो डिफ़र करते हैं, पर बाकी जो भी कोर वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो ऑलमोस्ट सेम हैं बुद्धिज़्म और न्याय स्कूल की। और अगर ये एक जनरल स्टेटमेंट आपको आ जाए तो आपने सही मान के चलनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि न्याय स्कूल जो हमारा है वो और जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में जो आपको वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि हेतु विद्या जो कि है साइंस ऑफ कॉज, अनविस्की जो कि है साइंस ऑफ इंक्वायरी, प्रमाण शास्त्र साइंस ऑफ करेक्ट नॉलेज और तत्व शास्त्र साइंस ऑफ कैटेगरीज, ये सारे कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए अलग अलग स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में न्याय स्कूल का यूज़ किया जाता है। आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसका रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक पॉइंट आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो न्याय है वो मानता है कि ये जो हमारी पूरी दुनिया है वो 16 तरह के पदार्थों से या फिर कैटेगरी से बनी हुई है, और इसमें जो हम विशेषिका जब पढ़ेंगे उसमें 6 तरह की कैटेगरीज को माना जाता है और वो जो 6 हैं वो इस 16 में इंक्लूडेड होंगी। सो न्याय में जो 16 दी गई हैं उसमें से 6 को यूज़ करके विशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी को फॉर्म किया गया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहाँ पर अपने नोट्स हैं वहाँ पर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा रहता है कि हर स्कूल के अपने व्यूज़ हैं, अपने थॉट्स हैं गॉड को लेकर और सेल्वेशन को लेके। तो अगर हम बात करें कि न्याय स्कूल की क्या मानना है गॉड को लेके, तो वो कहते हैं कि जो अगर हम अर्ली न्यायिकास की बात करें, जो भी अर्ली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कम लिखा है गॉड के बारे में या फिर ईश्वर के बारे में। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आगे चल के वो गॉड को पूरा मानते थे या नहीं मानते थे, पर अगर हम अर्ली न्याय स्कॉलर्स की बात करें, दे कैन बी कंसीडर्ड एज अ नॉन थीस्टिक या फिर अथीस्टिक, जो कि गॉड को नहीं मानते थे। पर लेटर ऑन ये देखा गया कि कुछ रेफरेंसेस हमको ऐसे मिलते हैं जहाँ पर वो गॉड के रेफरेंस को, गॉड को की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, और कहीं जगह ऐसे आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं जहाँ उसके एग्जिस्टेंस के खिलाफ वो बात करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक बात बताऊं कि न्याय स्कूल में 3 तरह की कॉजेशन थ्योरी दी जाती है। इस थ्योरी में 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये कहते हैं दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक तो उसका कॉज होना चाहिए कुछ ना कुछ, उसका फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, और ये जो कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है उसमें जो भी कंडीशन है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। ये नहीं है कि ये कंडीशन होगी तभी वो कॉज काम करेगा, और उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करने का यहाँ पर मतलब नहीं बनता, सिर्फ आपको रेफरेंस देने के लिए कि ये गॉड के ऊपर
हमारे को अलग अलग तरह के रेफरेंसेस क्यों मिलते हैं, उसका कारण ये है कि अगर मैं दुनिया की बात करूं, जैसे हर दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं तो उनमें हम कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर जब हम ये बात करते हैं कि दुनिया आई कहाँ से, अगर हम ये कह देते हैं कि दुनिया के होने के पीछे अगर दुनिया को इफेक्ट मान लें तो उसका कॉज क्या होगा, बिग बैंग थ्योरी। पर बिग बैंग थ्योरी के पीछे क्या कॉज था, अगर हम बिग बैंग थ्योरी को फिर इफेक्ट मान लें तो उसके पीछे क्या कॉज था, तो उसके पीछे क्योंकि हमको नहीं पता कि इससे पहले दुनिया कैसी थी, तो वो स्टार्टिंग का चीज़ क्या थी जिससे हमारी ये पूरी दुनिया इफेक्ट में आई। तो क्योंकि हमारे पास उस चीज़ को लेके कोई पुख्ता कॉज नहीं है, कोई भी पुख्ता हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस कुछ चीज़ों के ऊपर ये जो नया स्कूल है वो फेल हो जाता है और उस टाइम पे ये फेवर करने लग जाते हैं गॉड को। उसके अलावा दुनिया में जो भी चीज़ बनी है, क्योंकि उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस वजह से वहाँ पर ये गॉड के एग्जिस्टेंस को डिफाई कर देते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में कि नया स्कूल फेवर्स गॉड, तो वो गलत है। नया स्कूल डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो वो भी गलत है। इसका आंसर ये होगा कि कहीं कई जगह पर वो गॉड के एग्जिस्टेंस को मानते हैं और कई जगह पर वो ये कहते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं है, या फिर अगर गॉड है ही नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को आप साइड में नोट कर लीजिए। हर स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में कि उसके गॉड के ऊपर वो उन्होंने क्या कहा है, ये हर फिलोसफी में इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो ये था आज का हमारा नया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि इस पूरे स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी में क्या है। बहुत इन डिटेल इन डेप्थ फिलोसफी है ये। इससे ही आगे चल के हमारी पूरी स्कूल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी फॉर्म होती है। उसके अगर हम एम्पिरिसिज्म की बात करें या फिर रैशनलिज्म की बात करें, तो वो इसी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी के आगे सब ब्रांचेस हैं। पर आपकी आईएएस की स्टडी के लिए ये इतना बहुत है। अगर आप इतना भी ध्यान रख लें, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सब्जेक्ट, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू डू इट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। तो अभी तक हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफीज में 3 स्कूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था संख्या स्कूल, उसके बाद योगा, और आज सुबह हमने डिस्कस किया था न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि संख्या और योगा स्कूल एक सेट बना के चलेंगे और न्याय के साथ बनेगा विशेषिका स्कूल का सेट। सेट बनाने का मतलब ये है कि इनमें जो भी पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, जो भी इन्फ्रेंसेस दिए गए हैं, वो ऑलमोस्ट सेम है। बस मेन डिफरेंस ये है कि जो न्याय स्कूल है वो 4 तरह के प्रमाणों की बात करता है कि अगर हमने सच तक पहुंचना है तो हमारे पास 4 तरह के प्रमाण हैं कि इन 4 तरह की चीज़ों को यूज़ करके हम सच तक पहुंच सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास वैशेषिका स्कूल है, ये सिर्फ 2 तरह के प्रमाणों की बात करता है और यही 2 प्रमाण सेम बुद्धिज़्म में भी दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वैशेषिका स्कूल है वो बुद्धिज़्म के बहुत ज़्यादा करीब है। हमने इस बुद्धिज़्म स्कूल की बात न्याय स्कूल में भी की थी, पर वहाँ पर जो एक मेजर डिफरेंस हमने देखा था वो ये है कि न्याय स्कूल ये मानता है कि सेल्फ और सोल होते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जो बुद्धिज़्म है उसमें सेल्फ या फिर सोल का कोई भी रोल नहीं है। वो कहते हैं सेल्फ या सोल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो आइए अब हम वैशेषिका स्कूल को डिस्कस करते हैं इन डिटेल। तो देखिए, जो इनके फाउंडर का नाम है उनका नाम है कन्नड़ कश्यप, और ये सोर्स किस बुक में इस पूरी फिलॉसफी के बारे में दिया गया है, सो उसका नाम है वैशेषिका सूत्र। तो ये दोनों चीज़ें हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपको सीधा पूछी जा सकती हैं। उसके बाद हम इसकी सब्जेक्टिविटी के ऊपर चलते हैं कि इस फिलॉसफी में बेसिकली क्या है। तो देखिए, अगर हम इसके अर्ली स्टेजेस की बात करें तो ये जो इनिशियली शुरू हुई थी ये फिलॉसफी, तो ये एक तरह से इंडिपेंडेंट फिलॉसफी थी और इसका एक खुद का मेटाफिजिक्स था, एपिस्टेमोलॉजी थी, लॉजिक था, क्या क्या चीज़ें एथिक्स में आनी चाहिए, और सोटेरियोलॉजी थी। पर जैसे जैसे इसमें एवोल्यूशन होती गई, उस टाइम के बाद ये न्याय स्कूल के साथ इसने काफ़ी चीज़ें उसमें से अडॉप्ट कर ली और एक टाइम पर आके ये उसके साथ सिमिलरली ही वर्क करने लग गया और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहे। बस जो मैंने एक मेजर चेंज है जो इनमें दोनों में है वो ये है कि जो नया स्कूल है वो 4 तरह के प्रमाणों की बात करता है, पर वैशेषिका स्कूल सिर्फ 2 तरह के प्रमाण की बात करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो आपने हमेशा ध्यान रखना है।
उसके साथ साथ बुद्धिज्म के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा इंटरलिंकेजेस है, क्योंकि जो दो परमाणु की बात वैशेषिका स्कूल करेगा वही दो परमाणु बुद्धिज्म भी कहता है, जो कि है परसेप्शन और इन्फ्रेंस। अगर हम न्याय स्कूल की बात करें तो उसमें दो जो एडिशनल प्रमाण दिए गए हैं वो है उपमाना, जो कि है एनालॉगी, और दूसरा है शब्द, या फिर जो बातें जो शब्द हम सुनते हैं। तो ये दोनों मेजर डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वैशेषिका स्कूल है वो भी नेचुरलिज्म के ऊपर बात करेगा। नेचुरलिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम दुनिया में ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हम देखते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, वो सच में एग्जिस्ट करती हैं। और वैशेषिका स्कूल कहता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे एटॉमिक थ्योरी है। एटॉमिक थ्योरी का मतलब कि जो भी चीज़ें हम देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हम फील कर सकते हैं, उनमें एक तरह के एक परमाणु होते हैं जो कि इनडिविजिबल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। So it postulated that all objects in the physical universe are reducible to परमाणुस या फिर एटम, जैसे कि आप जानते हैं। और जैसा भी किसी का एक्सपीरियंस होता है, इट इज डिराइव्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ दीज सब्सटेंसेस, कि किस तरह से उस चीज में परमाणु इंटरचेंजेबली वर्क करते हैं, उस हिसाब से इस पूरे जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें फेरबदल हो सकता है। सो इंटरप्ले ऑफ सब्सटेंसेस का हमारा क्या मतलब है? A function of atoms, their numbers, their spatial arrangement, quality, activity, common sense, particularity and inherence। ये 6 तरह के पदार्थ हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, अगर अभी आपको ये समझ नहीं आया। So everything was composed of atoms. Qualities emerged from aggregates of atom, but the aggregation and nature of these atoms was predetermined by cosmic forces। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने ये बात की है कि जो भी हमारा एग्रीगेशन है, या जिस तरह से वो चीज़ें वर्क करती हैं, तो ये डिफाइन किसने किया है कि किसी चीज़ में किस तरह का स्पेशल अरेंजमेंट होगी, किस तरह से वो प्ले करेंगे आपस में, किस तरह से वो वर्क करेंगे। तो ये सारा कुछ प्री डिटरमाइंड है। तो ये जो फिलॉसफी है ये काफ़ी हद तक अजीविका सेक्ट के साथ, जो कि नियति के ऊपर, जो कि फेटलिस्टिक फॉर्म ऑफ थ्योरी है, उससे भी बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, क्योंकि उसमें भी यही बात होती है कि जो भी हमारी डेस्टिनी है वो प्री डिफाइंड है। उसी तरह से वैशेषिका स्कूल कहता है कि जो भी ये चीज़ें प्ले करती हैं, जो भी जिस तरह से उनका नेचर है, वो प्री डिफाइंड है बाय द कॉस्मिक फोर्सेस, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं गॉड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैशेषिका स्कूल गॉड में पूरा बिलीव करता है, और ये मानते हैं कि जिस तरह से हमारी पूरी दुनिया बनी हुई है, जिस तरह से उनमें एटम्स की परफॉर्मेंस है, वो सब पहले ही गॉड ने डिफाइन करके रखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आजीविका स्कूल है उसने भी सबसे पहले थ्योरी ऑफ एटम्स दी थी। अगर आपको कभी भी आपका क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए ये चीज़ आ जाए कि आजीविका मेटाफिजिक्स इंक्लूडेड अ थ्योरी ऑफ एटम्स विच वाज लेटर अडेप्टेड इन वैशेषिका स्कूल, तो ये एकदम सही बात है, क्योंकि हमारे जो कॉमन सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं या आपको नोट्स मिलेंगे उसमें ये पॉइंट नहीं है, पर ये बहुत ही सही पॉइंट है कि जो थ्योरी ऑफ एटम्स हैं वो उससे पहले वैशेषिका स्कूल से पहले आजीविका सेक्ट में हमको मिलती है, उनकी थ्योरीज में मिलती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें कि वैशेषिका स्कूल कहता है कि अगर हमको नॉलेज चाहिए, अगर हमको मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए अपने इग्नोरेंस से, वो तभी आ सकता है कि जब तक हम पूरी दुनिया में जो भी वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, जब तक हम उन सभी चीज़ों को नहीं देखते हैं तब तक हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। और अगर हमको ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हमको पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और क्योंकि हम पूरी दुनिया को कभी भी एटर्निटी में नहीं देख सकते, तो इस स्कूल के मुताबिक एक पोस्टुलेट है कि हम कभी भी पूरे नॉलेजेबल या पूरे ज्ञानी नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं हमारी जो नॉलेज में कमी रह जाएगी। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आपकी थोड़ी और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इतनी डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस थ्योरी के हिसाब से जो फॉर्म ऑफ एटमिज्म है उसमें 5 तरह के सब्सटेंसेस दिए गए हैं: अर्थ, वाटर, एयर,
फायर एंड स्पेस। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो आम की जनरल हमारी इंडियन सोसाइटी में ये बहुत आम प्रचलित बात है कि हमारी जो हमारी बॉडी है, जो हमारा नेचर है, ये 5 तरह के पदार्थों से बना है। तो वो जो बात है, जो कॉमन सेइंग है, वो इसी स्कूल से आगे हमारे तक आई है। सो देयर आर 5 सब्सटेंसेस विच आर अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्पेस। और आगे ये बात करते हैं कि ये जो 5 पदार्थ हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो है परमाणु और एक है कॉम्पोजिट। देखिए, परमाणु तो वो चीजें हैं जो आगे डिविजिबल नहीं हो सकती और कॉम्पोजिट वो चीजें हैं जो आगे डिविजिबल हो सकती हैं। सो अ परमाणु इज दैट विच इज इंडेस्ट्रक्टेबल, indivisible and has a special kind of dimension called small या फिर अणु, कि इससे ज़्यादा वो अणु तक पहुंच गया है और इससे ज़्यादा वो छोटा नहीं हो सकता। और कंपोजिट एक ऐसी चीज़ है जिसको आगे हम परमाणु में तोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल बात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो परमाणु को इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है कि परमाणु जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट है प्रमा, जिसका मतलब है मोस्ट डिस्टेंट, रिमोटेस्ट और एक्सट्रीम लास्ट, कि इससे आगे कुछ भी नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। और अणु का मतलब है एटम और ए वेरी स्मॉल पार्टिकल। सो परमाणु इज एसेंशियली द मोस्ट डिस्टेंट और लास्ट स्मॉल पार्टिकल जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं या फिर उसको टच कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वैशाखिका स्कूल की बात करें तो ये जो इन्होंने पदार्थ दिए हैं उनको हम 6 कैटेगरीज, देखिए 5 पदार्थ हैं हमारे पास, उनको आगे हम 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो 6 कैटेगरीज कौन सी हैं? सबसे पहले है द्रव्य जो कि है सब्सटेंस, फिर गुण क्वालिटी, कर्मा एक्टिविटी, सामान्य जो कि है जनरलिटी, विशेषा जो कि है पर्टिकुलरिटी और लास्ट में है समवाय जो कि है इनहेरेंस। ये आपको इन डिटेल इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार आइडिया होना चाहिए ताकि कभी अगर आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप वो अटेम्प्ट कर पाएं। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो पहले 3 कैटेगरीज हैं, जो पहले 3 कैटेगरीज हैं उनको पहले 3 को अलग तरह से डिफाइन किया गया है और लास्ट में जो है 3 उनको अलग तरह से डिफाइन किया गया है। तो देखिए, द फर्स्ट 3 कैटेगरीज आर डिफाइंड एज अर्था विच कैन बी परसीव्ड, जिनका एक रियल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है। और उसके बाद के जो 3 कैटेगरीज हैं दे आर डिफाइंड एज बुद्ध्या पेशकम। सो इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, कि जिस हिसाब से कोई इंसान सोचता है, कि किस हिसाब से उसका इंटेलेक्ट काम करता है, जिस हिसाब से उसके बायस बने हुए हैं, उस हिसाब से वो लास्ट 3 कैटेगरीज के अंदर उसको डाला गया है। एंड दे आर लॉजिकल कैटेगरीज। जो पहले वाली थी वो थी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनको हम परसीव कर सकते हैं, जिनका एक रियल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस है। सो ये 2 तरह से उन कैटेगरीज को आगे कैटेगरी में ढाला गया है। और लेटर उसके बाद एक और कैटेगरी इसमें ऐड की गई थी जैसे जैसे इसका एवोल्यूशन होता गया, वो है अभाव या फिर नॉन एग्जिस्टेंस। क्योंकि काफ़ी बार ये देखा गया था कि ये 6 कैटेगरीज के परे भी कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ इन्फ्रेंसेस रह जाते थे जो कि वैशेषिका स्कूल नहीं प्रूव कर पाता था। तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसको एक एंड देने के लिए कि ये कहाँ से आ गया, तो ये एक तरह की एक और कैटेगरी ऐड करी गई जिसका नाम था अभाव या फिर नॉन एग्जिस्टेंस, कि उन चीज़ों को बताने के लिए जिसके लिए हमारे पास आंसर्स नहीं है कि ये नॉन एग्जिस्टेंस से आए हैं या फिर अभाव हैं ये। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि गॉड के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हर थ्योरी गॉड के ऊपर क्या वो अपना इन्फ्लुएंसेस देती हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉस्मिक फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका बिलीव था। तो कॉस्मिक फोर्सेस को हम गॉड की तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये कॉस्मिक फोर्सेस में बिलीव करते थे, सो दे ऑल्सो बिलीव दैट देयर इज गॉड, जिसने ये पूरा इंटरप्ले ऑफ एटम्स डिफाइन किया है कि किस तरह से कौन सा एटम किस तरह से डिफाइन होगा, कैसा किसका नेचर होगा, कितना ज़्यादा कैटेगरीज या कितने ज़्यादा पदार्थ, किस चीज़ में कोई पदार्थ ज़्यादा है, किस चीज़ में अर्थ ज़्यादा है, किसी चीज़ में वाटर ज़्यादा है, किसी चीज़ में फायर ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ही, क्योंकि वो खुद में जो भी पदार्थ हैं दे आर इनएक्टिव एंड मोशनलेस इन देमसेल्फ, और ये जो सभी एटम हैं दे आर पुट इनटू मोशन बाय गॉड्स विल थ्रू द अनसीन फोर्सेस ऑफ मोरल मेरिट एंड डीमेरिट, जिसको हम अभावा भी कह सकते हैं। तो ये था पूरा वैशेषिका का हमारा आज का इंडियन फिलॉसफी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी।
जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको सिर्फ उनको ही ध्यान में रखना है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आ रही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल लेवल पे बातें हो रही हैं, तो आपने टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस आप जो ज़रूरी बातें हैं, जो मैंने कहा कि आप नोट डाउन कर लें, बस उसको आप बाद में याद कर जाइएगा। और लास्ट में एक अलग थोड़ी इस टॉपिक से अलग बात है कि आज मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, क्योंकि अभी हमारे पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आया, तो कुछ बच्चों का बहुत अच्छा रैंक आया है। दे हैव स्कोर्ड अराउंड लाइक 10th और 12th रैंक। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरिट में तो अपना नाम बना लिया, पर उनको कोई सर्विसेज अलॉट नहीं हुई। तो वो काफ़ी डिसहार्टेंड थे कि अब वो कैसे करेंगे, दोबारा से कैसे प्रीलिम्स देंगे अगले साल, फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूँगा सभी बच्चों को, जिन बच्चों से मेरी बात नहीं भी हो पाई, कि दुनिया में परसिस्टेंस या फिर कंसिस्टेंसी से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। आप में हो सकता है नॉलेज थोड़ी बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, आप में टैलेंट भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा दिया हो, पर जब तक आप पे कंसिस्टेंसी नहीं है, तब तक आप दुनिया में सक्सेसफुल इंसान बन ही नहीं सकते। हर दुनिया के सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक ही बहुत सबसे बड़ी बात है, वो है कंसिस्टेंसी। दुनिया में ऐसे बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ रही हैं जिन्होंने विदाउट एनी नॉलेज या फिर विदाउट एनी टैलेंट इतना ज़्यादा सक्सेस अचीव किया कि वो नॉलेजेबल या फिर टैलेंटेड लोगों को बहुत पीछे छोड़ गए। अगर यहाँ पर मैं एक स्टोरी की बात करूं, जैसे कि आपको पता होगा कि सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, वो दोनों इकट्ठा उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। और ये कहा जाता है कि जो विनोद कांबली जी थे वो सचिन तेंदुलकर से बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे। पर फिर भी सचिन तेंदुलकर ने अपनी कंसिस्टेंसी के दम पे, अपने हार्ड वर्क के दम पे इतना ज़्यादा काम किया कि उन्होंने विनोद कांबली को पीछे छोड़ दिया और वो गॉड ऑफ द क्रिकेट बन गए। तो इससे अलावा अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर आपने क्या कहते हैं, सॉरी फॉर द मैसेजेस, वो बच्चों के यहाँ मैसेज आते रहते हैं, कि अगर आपने मैकडॉनल्ड्स की मूवी देखी हो जो कि है द फाउंडर, उसमें भी यही बात आती है कि अगर आप दुनिया में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, सो परसिस्टेंस इज द की। स्टार्टिंग में भी यही लाइन बोलते हैं वो, लास्ट में भी वही लाइन बोलते हैं कि परसिस्टेंस से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अभी किसी भी मौके पे डिसहार्टेंड है, अगर आपको अपनी स्टडीज़ को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आप ये सोचते हैं कि कितना पढ़ के आप ऑफिसर बनेंगे, तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि परसिस्टेंस इज़ द की। रेयरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन क्वालिटी इज़ कंसिस्टेंसी। तो अगर आप इस चीज़ को अगर आप पूरा कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में, तो कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में बड़ी नहीं है। सो आई होप आप तक ये मेरा मैसेज पहुंच गया होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर में स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे थे, और उसी में आज ये हमारा 5th लेक्चर है, जहां पर हम मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी को डिस्कस करेंगे। टोटल इंडियन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में हमको 6 स्कूल्स मिलते हैं, उसमें 3 सेट्स बने हुए हैं, और आज हम आखिरी सेट को डिस्कस करेंगे जो कि है मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल। पहले जो 2 सेट्स हमने किए थे, एक तो है संख्या स्कूल के साथ योगा स्कूल, और बाद में हमने किया न्याय स्कूल के साथ वैशेषिका स्कूल। आई होप इन चारों लेक्चर्स की पीडीएफ आपने संभाल के रख ली होगी, और जब हम ये 6 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो इन 6 लेक्चर्स की पीडीएफ को कंबाइन करके इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के नाम से एक आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो ध्यान से उसको संभाल के रख लीजिएगा, बाद में पेपर के पहले आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए, अगर हम आज मीमांसा स्कूल की अगर बात करें, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो आपके पेपर में सीधी पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो अगर उनके फाउंडर का नाम बात करें, तो उनका नाम है जामिनी, और जिस सोर्स में, जिस बुक में इसका रेफरेंस मिलता है, उसका नाम है मीमांसा सूत्र। ये हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिवली मीमांसा स्कूल की बात करें, तो देखिए, जैसे कि बाकी स्कूल्स की तरह इसका भी जो मेजर रेफरेंस है वो वेदास है, और जैसे कि वेदास में जो भी रिचुअल्स दिए गए हैं, जो भी सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दी गई हैं कि इन प्रैक्टिसेस को करने से हम एक सच के रास्ते पे, एक ट्रू कॉज के रास्ते पे चल सकते हैं, उन प्रैक्टिसेस को पढ़ना
और उनको अप्लाई करना कॉमन मैन की ज़िंदगी में, ये सब हमको मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी में समझाया जाता है। जब इन प्रैक्टिसेस के पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे क्या रिफ्लेक्शन है कि ये चीज़ें क्यों करनी चाहिए, विद क्वेश्चनिंग कि ये इसके पीछे कारण क्या है, जब उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, उस लॉजिक को पढ़ते हैं, सो वो इट कम्स अंडर द वेदांतिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसी वजह से मीमांसा स्कूल में हम पहले प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ते हैं और उस प्रैक्टिसेस के पीछे जो लॉजिक है वो हम वेदांता स्कूल में पढ़ते हैं, और यही कारण है कि इस वजह से ये दोनों एक तरह से सेट में वर्क करते हैं। द थ्योरी ऑफ मीमांसा स्कूल विल बी अप्लाइड प्रैक्टिकली इन द वेदांतिक स्कूल एंड दस दे फॉर्म अ सेट बिटवीन द टू। अब तक हमने 3 सेट्स पूरे कर लिए हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में ध्यान रहेगा। अगर हम इस मीमांसा स्कूल की लिटरल मीनिंग की बात करें, सो इट मीन्स रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन कि किस तरह से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं जो हमारे वेदास में दी गई हैं। और अगर हम वेदास में भी स्पेसिफिकली बात करें तो वेदास के जो अर्लियर पार्ट्स हैं, जहाँ पर कर्म कांड की बात होती है, जहाँ पर रिचुअल्स प्रैक्टिसेस की बात होती है, तो वो उस पार्ट ऑफ वेदास को रिफ्लेक्ट करता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू एज एग्जामिनेशन ऑफ द वेदास, जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझा ही दिया। इसको पूर्व मीमांसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वेदास के अर्लियर पार्ट्स में रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की बात होती है, तो इस वजह से इसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। और अगर हम वेदास के लास्ट पार्ट्स की बात करें, जहां पर लॉजिक रीजनिंग की बात की जाती है कि जो प्रैक्टिसेस के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट्स में पढ़ा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको जब हम समझना शुरू करते हैं, इट फॉल्स अंडर द वेदांतिक स्कूल, और इसी वजह से उसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। आई होप अब ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा का क्या मतलब है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम इनको ये नाम क्यों दिया गया था। So, Mimamsa is also known as Purv Mimamsa because of its focus on the earlier Vedic texts dealing with the ritual action, and also as Karam Mimamsa due to its focus on ritual action और कर्मा। तो काफ़ी easy subjective knowledge है, अब आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें, जो मीमांसा स्कूल है, इट इज़ फाउंडेशनल एंड इन्फ्लुएंशियल फॉर द वेदांतिक स्कूल विच इज़ ऑल्सो नोन एज उत्तर मीमांसा। ये अभी मैं सब आपको एक्सप्लेन करके हटा हूँ। और ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की लॉजिक क्या है उन चीज़ों के पीछे, फॉर इट्स फोकस ऑन द लेटर और उत्तर पोर्शंस ऑफ द वेदास, जो कि हैं उपनिषद्स। सो इसके बाद अगर हम बात करें, ये बात होगी उसके कि कैसे वो सेट के अंदर वर्क करते हैं, कि पहले आएगा मीमांसा जो रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ज्ञान है, जब हम उसको पढ़ेंगे इट विल फॉल अंडर द वेदांतिक स्कूल एंड दस दे फॉर्म अ सेट। कि एक तरह से हमने यहाँ पर थ्योरी पढ़ी और उस थ्योरी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने वेदांता में पढ़ी। इसको हमने पहले पेज में भी एक्सप्लेन किया था। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। सो ये बात करते हैं, वाइल बोथ अर्लियर एंड द लेटर मीमांसा इन्वेस्टिगेट्स द एम ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ये दोनों ही स्कूल्स, अर्लियर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, दे इन्वेस्टिगेट द एम ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन एक्शन के पीछे कारण क्या है, किस तरह से हम चीज़ों को सही तरह से कर सकते हैं, पर इनके करने के पीछे क्या हम लॉजिक देते हैं, क्या रास्ता अपनाते हैं, क्या एपिस्टेमोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट एटीट्यूड से बनती हैं टुवर्ड्स द नेसेसिटी ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस। यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, दे डू सो विद द डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड द नेसेसिटी ऑफ रिचुअल प्रैक्टिस। इसका ये मतलब है कि जो मीमांसा स्कूल है वो रिचुअल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो भी वेदास में जिस तरह से रिचुअल्स लिखे गए हैं, अगर आप उसके 1 या 2% भी इधर उधर उस सेट प्रोसीजर से हुए तो आपके वो रिचुअल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम वेदांता की बात करें, सो रादर देन दी मीन्स,
कि मीन्स क्या है, रिचुअल्स हैं। अगर आप मीन्स को पूरी अच्छी तरह से नहीं भी कर पा रहे, अगर आपके रिचुअल्स को करने में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है, पर अगर आप उन चीज़ों के एंड को अच्छे से अचीव कर लेते हैं, मान लीजिए किसी रिचुअल का जो एंड था वो था दूसरों की मदद करनी, पर अगर आप उस एंड पे अच्छे से पहुंच पाते तो वेदांतिक स्कूल कहता है इट इज़ ऑल्सो इक्वली जस्टिफाइड अगर आपके रिचुअल में, अगर आपके मीन्स में थोड़ी कमी भी रह गई। बट ऑन दी अदर हैंड जो मीमांसा स्कूल है वो ये कहता है कि मीन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड पार्ट। सो आप जब भी आपने ध्यान रखना है तो आपने मीन्स एंड एंड्स की स्टोरी को याद करना है। अगर हम मीन्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सो वी आर फोकसिंग ऑन द मीमांसा, और अगर हम ज्यादा एंड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं सो वी आर फोकसिंग ऑन द वेदांतिक पार्ट। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दीज टू स्कूल्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद अगर हम इसके अंदर जो वेरियस सब स्कूल्स पढ़ते हैं अगर उसकी बात करें, विच इज डिफाइंड बाय इट्स एपिस्टेमोलॉजी, कि किस तरह से हम उस सच के ऊपर, उस जो नॉलेज हमने गेन करनी है उसके ऊपर पहुंचने के लिए किन किन सोर्सेज का वो हम फॉलो करते हैं, उस तरह से स्कूल्स को डिफाइन किया गया है। सबसे पहले है हमारे पास प्रभाकरा स्कूल। ये जो नेम है ये एक 7th सेंचुरी फिलोसफर हुआ करते थे जिनका नाम था प्रभाकरा। उन्होंने ये स्कूल को एस्टेब्लिश किया था एंड दे गेव 5 एपिस्टेमेटिकली रिलायबल मीन्स टू गेनिंग नॉलेज। आई होप कि अब तक मैंने जो 4 स्कूल्स करवाए हैं उसमें अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग वो रिलायबल मीन्स बताते हैं। किसी में 4 तरह के मीन्स हैं, किसी में 3 तरह के मीन्स हैं। तो आपने कमेंट सेक्शन में अब एक बार मेरे को बताना है कि पहले 4 स्कूल्स कौन कौन से मीन्स के बारे में बताते हैं। आप सिर्फ नंबर मेंशन कर दीजिए कि कौन सा 4 कहता है, कौन सा 3 कहता है। अगर हम प्रभाकरा स्कूल की बात करें सो ये 5 तरह के मीन्स कहते हैं कि जिनको फॉलो करके हम एक सही नॉलेज के ऊपर, एक ट्रू नॉलेज के ऊपर पहुंच सकते हैं। जो 5 हमारे पास मीन कौन से हैं? सबसे पहले प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन, फिर अनुमान या फिर इन्फ्रेंस, फिर उपमान या फिर कंपैरिजन और एनालॉगी, अर्थपति जिसका मतलब है यूज ऑफ पोस्टुलेशन एंड डेरिवेशन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, एंड लास्ट है शब्दा जिसका मतलब है वर्ड और टेस्टिमोनी। इसको अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण ये है कि पहले 4 लेक्चर्स में इनको मैंने पूरे डिटेल में डिस्कस किया था। पूरे 6 जो हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं देयर आर 6 रिलायबल मीन्स टू गेन नॉलेज, उसमें 6 को हमने पहले एक्सप्लेन किया गया है। इन केस एनी स्टूडेंट इज वाचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम सो देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन द स्लीपीज यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। गो बैक देयर एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स, आपको इन सब के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा स्कूल है उसका नाम है भाटा सब स्कूल, जो कि वही सेम फिलोसफर के नाम पे हैं जिनका नाम है कुमारीला भाटा, विच एडेड अ 6th मीन्स टू दिस कैनन, कि इन्होंने पहले 5 जो प्रभाकरा स्कूल में रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज दिए गए थे उसमें इन्होंने 6 स्कूल को ऐड कर दिया, जो कि था अनुपलब्धि जिसका मतलब है नॉन परसेप्शन और प्रूफ बाय द एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन। सो आई होप आपको अब ये चीज़ें याद रहेंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसके अंदर 2 स्कूल्स हैं। कभी आपको ये पूछा जाए, कभी आपको स्टेटमेंट में दे दी जाए तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए कि ये जो प्रभाकर और भाटा स्कूल है दे फॉल अंडर द मीमांसा स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। उसके बाद अगर हम बात करें कि गॉड के ऊपर इनके क्या व्यूज़ हैं, तो मीमांसा स्कूल कंसिस्ट ऑफ बोथ एथीस्टिक एंड थीस्टिक डॉक्ट्राइंस के कहीं कहीं जगह ये भगवान को मानते हैं और किसी जगह ये भगवान की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। अगर आपने प्री वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा और पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा हो, तो प्री वैदिक में जब आपने पढ़ा होगा सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जो रिलीजन था वो एक पर्सनल अफेयर हुआ करता था, कि लोग अपने घरों में ही जो भी यज्ञ किया करते थे, पूजा किया करते थे, तो इट वॉज वेरी अ हाउस होल्ड अफेयर। कोई बहुत बड़े टेम्पल्स या फिर ऑर्नामेंटल तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, एंड रिलीजन वॉज वेरी अ पर्सनल अफेयर। बट ऑन द अदर हैंड साइड व्हेन वी मूव टू द पोस्ट वैदिक एज, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर जो रिलीजन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट अफेयर बन चुका था। रिलीजन घरों से बाहर आकर सोसाइटी का एट लार्ज पार्ट बन गया था, एंड देयर वर पब्लिक यज्ञ, राजा के द्वारा यज्ञ किया जाता था और सब लोग इकट्ठा होते थे। तो उसी तरह से जैसे जैसे मीमांसा स्कूल डेवलप होता गया
तो उसी तरह से इसमें बोथ एथीस्टिक एंड थीस्टिक डॉक्ट्राइन जुड़ते गए, बट द स्कूल शोड लिटिल इंटरेस्ट इन सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड्स। और जैसे हमने पहले पेज में पढ़ा कि इनका जो पूरा जोर था वो सिर्फ रिचुअल्स के ऊपर था और कर्म कांड के ऊपर था कि किस तरह से सही यज्ञ करके, सही कर्म कांड करके हम एक सही रास्ते पे चल सकते हैं कि ह्यूमन मैनकाइंड के एग्जिस्टेंस का जो एम है उसको पूरा कर सकते हैं, और गॉड से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं था। तो ये कहते थे कि जो सोल है इट इज़ द एपिटोमी ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड इट इज़ इटर्नल, omnipresent, inherently active with spiritual essence, and they focus on the epistemology and metaphysics of dharma। कि धर्म के पीछे उनको उस चीज को प्राप्त करने के पीछे क्या क्या रिचुअल्स हो सकते हैं, क्या क्या कर्म कांड हो सकते हैं, वो सब उस चीज के ऊपर ही फोकस करते थे। उसके साथ साथ अपने सोल के ऊपर कि हमारे अंदर क्या है, कि एक पर्सनल अफेयर रहे जो भी ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसके ऊपर इनका जो पूरा फोकस रहता था। उनके लिए धर्मा मेंट रिचुअल्स एंड सोशल ड्यूटीज, नॉट देवास और गॉड्स, बिकॉज गॉड्स एग्जिस्टेड ओनली इन नेम। जैसे कि प्री वैदिक स्कूल में हुआ करता था, तो प्री वैदिक स्कूल में या फिर प्री वेदास में जैसे चीजें दी गई थी उसी हिसाब से इन्होंने चीजों को अपनाया। अगर हम वेदांता स्कूल के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर पोस्ट वैदिक एज की बात होती है, या फिर वेदास के जो नेक्स्ट पोर्शंस मिलते हैं हमारे को उनके बारे में बात होती है। तो आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में ये माना जाता है कि वेदास आर द ओनली रिलायबल मीन्स टू गेन नॉलेज, तो इसी तरह से मीमांसा स्कूल में भी यही माना जाता है कि वेदास आर द इटर्नल, ऑथरलेस, इनफेलिएबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, की इन्होंने जो भी लिखा गया है वो एकदम सही है, और इसमें जो विधि दी गई हुई है सही सच के रास्ते पे चलने के लिए, दैट द वैदिक विधि और इंजंक्शंस एंड मंत्रास इन रिचुअल्स आर प्रेस्क्रिप्टिव क्रियाज और एक्शन, एंड दीज रिचुअल्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एंड मेरिट। जितना आप स्कूल के बारे में पढ़ेंगे उस सब में आपको कर्मकांड और रिचुअल्स के ऊपर ही इंपॉर्टेंस मिलेगी। सो इट इज़ अ वेरी इजी स्कूल टू रिमेंबर। पर आपने याद ये रखना है कि गॉड के ऊपर इन्होंने दोनों तरह की डॉक्ट्राइंस दी हैं, बोथ एथीस्टिक एंड थीस्टिक डॉक्ट्राइंस। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो वेदास के लास्ट पार्ट हैं जैसे कि उपनिषद और अदर टेक्स्ट, जहाँ पर सेल्फ नॉलेज के ऊपर या फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत बातें की जाती हैं, तो ये उन चीज़ों को सब्सिडरी मानते थे, और यही चीज़ ये कॉन्ट्रास्ट में इनको लेके जाती है विद द वेदांता। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैंग्वेज के ऊपर, एक बहुत ज्यादा कंट्रास्ट है मीमांसा स्कूल और वेदांता स्कूल में। मीमांसा स्कूल ये मानता था कि जो हमारे पास लैंग्वेज है इट इज अ मींस फॉर द प्रॉपर करेक्ट एंड राइट, कि हमारे को एक चीज दे दी गई, हमने इसको यूज करके प्रॉपर करेक्ट और राइट चीजों को करना है। बट ऑन दी अदर हैंड वेदांता मानता था कि लैंग्वेज अगर हम इसको एज अ मीन्स यूज कर रहे हैं, उसको हम यूज करके इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब, डेवलप एंड डराइव। तो देखिए हमारे पास एक चीज है, हमारे पास उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो हम इसको यूज करते रहें विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिक, जो जैसे हमको बता दिया वैसे ही हमने करते जाना है, और एक हमारे पास रास्ता ये है कि हम इस चीज को समझें, इसको डेवलप करें, इसको डिस्क्राइब करें और इसको डिराइव करें। तो अगर जहां पर हम अपना दिमाग लगा रहे हैं इट कम्स अंडर द वेदांता स्कूल, और जहां पर हम जो जैसे हमको बता दिया एक अच्छे बच्चे की तरह जो रास्ता हमको दिखा दिया अगर वही करते जा रहे हैं, इट कम्स अंडर द मीमांसा स्कूल। सो आई होप आपको ये लैंग्वेज का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ये लैंग्वेज को मीमांसा स्कूल एज अ मीन्स की तरह यूज कर रहा है एक एंड पे पहुंचने के लिए, बट रादर जो वेदांता स्कूल कहता है कि लैंग्वेज ऑल्दो अ मीन्स है, पर इस मीन्स को भी हम डेवलप कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। उसके बाद मीमांसा स्कूल कहता है कि एक जो लाइफ है इट शुड बी इन ऑर्डर, लॉ ड्रिवन एंड अ प्रोसीजरल लाइफ, कि जैसे हमको बताया गया है, जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है अर्ली वेदास में, उस हिसाब से ही, उस ऑर्डर से ही, उस लॉ के हिसाब से हमारी जिंदगी को चलना चाहिए। वही हमारी जिंदगी का सेंट्रल पर्पस है और एक सबसे नोबल पाथ है धर्मा का, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी सोसाइटी, हमारा जो भी पूरा
जिंदगी है वो एक अच्छे तरीके से चल सके। एंड इट इज़ द डिवाइन सस्टेनेंस मीन्स टू दैट एंड। यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं वो मीन्स की होंगी, कि मीन्स हमारा हमारा जो बताया गया है उसके ऊपर ही चलना चाहिए। सो प्रतिष्ठा उसके ऊपर पूरी बात होती है कि अनुशासन जो होता जो दिया गया है हमको वेदास में, उसके ऊपर हम जितना अच्छे से चलेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी। और हमारे को क्वेश्चन नहीं करना है उस चीज़ के ऊपर कि वो इस तरह से क्यों लिखा गया है, ये ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए हैं। और ये जब रीजनिंग या फिर लॉजिक हम पूछने लग जाते हैं, वी फॉल अंडर द वेदांतिक स्कूल, जो कि टाइम के साथ मीमांसा के बाद डेवलप होगा, जिसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है मीमांसा स्कूल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, कि आपने सभी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो अभी तक हमने 4 की हैं, कि उनके अंदर रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज के बारे में कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, कि हाउ मैनी रिलायबल मीन्स ऑफ नॉलेज दे से। तो आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक इफ़ यू लाइक। सो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। उसमें हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी को डिस्कस कर रहे थे। सो इन टोटल वी हैव डिस्कस्ड 5 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। आई होप कि आप सबने वो 5 स्कूल्स की वीडियोस देखी होंगी, उनकी जो PDF वो आपके पास होगी। इन केस आपके पास नहीं है तो ये 6 के 6 स्कूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ सेक्ट्स में फॉल करते हैं। इन सब की एक कंपाइलेशन आपको आज शाम तक अपने टेलीग्राम चैनल पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई रिपीट कि शाम तक आपको वो कंपाइलेशन मिल जाएगी। तो आइए आज का जो हमारा लास्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जो कि हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल की अगर बात करें तो वो है वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। काफ़ी पॉपुलर और वेल नोन स्कूल है। इससे आगे हमारी जो वेरियस ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे कि द्वैता, अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता, और ये किस किस फेमस पर्सन्स द्वारा दी गई थी उसके बारे में इसको पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वेदांता स्कूल की कोर प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है हमारे वेदांता स्कूल का। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, वेदों का अंत वेदांता। सो इसका लिटरल मीनिंग है एंड ऑफ द वेदास। तो ये एक तरह से वेदों की समरी को हमारे सामने प्रेडिक्ट करता है, समराइज करके रख देता है कि वेदों में क्या कहा गया है। और जैसे कि आपको पता है कि जो वेदों का लास्ट पार्ट है उसको उपनिषद के नाम से हम जानते हैं। तो उसमें पूरी की पूरी उपनिषद की स्टडी की जाती है, उसमें क्या लिखा गया है, उसकी डेलिब्रेशंस क्या है, उसमें कैसे हम अपने कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंचते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को कैसे यूज किया जाता है। तो उन सब चीजों का इसमें बात की गई है। और जैसे कि जो हमने पुराना स्कूल किया था, जो कि था उत्तर मीमांसा, उसमें हम देखा था कि वो कर्म खंड को लेके बात करते थे कि कौन से रिचुअल्स हमको करने चाहिए एक लिबरेशन के लिए। वैसे ही वेदांता में कौन सा ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में बात की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वेदों की इंफॉर्मेशन की समरी को हमारे साथ पेश किया जाता है। और इसी वजह से वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी को पूर्व मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। कि पहले उत्तर मीमांसा में हम करेंगे कर्म खंड की बात, और फिर उसके बाद जो लास्ट में वेदांता में हम बात करेंगे ज्ञान खंड के बारे में, या फिर ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो वेदांता रिफ्लेक्ट आइडियाज दैट इमर्ज फ्रॉम और अलाइंड विद the speculations and philosophies contained in the Upanishads, specifically knowledge and liberation। कि उपनिषद के लास्ट पार्ट में, जो वेदों का लास्ट पार्ट है, उसमें क्या बातें की गई हैं, कैसे हम नॉलेज अटेन कर सकते हैं, कैसे हम लिबरेशन अटेन कर सकते हैं, उस सब प्रोसेस की नॉलेज को हम वेदांता स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी में पढ़ते हैं। सो इट इज कंसर्न विद ज्ञान खंडा और नॉलेज सेक्शन ऑफ द वेदास विच इज कॉल्ड उपनिषद, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। और वेदों के लास्ट पार्ट को उपनिषद क्यों कहा जाता है, उसके पीछे 3 मेजर रीजन सबको मिलते हैं। सबसे पहले तो ये है, ये लास्ट में आते हैं बिकॉज दे आर द लास्ट लिटरली प्रोडक्ट्स ऑफ द वैदिक पीरियड। उसके साथ साथ ये पूरी कल्मिनेशन हमको देते हैं, एक समरी देते हैं वैदिक थॉट का। एंड लास्ट में, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के लास्ट स्टेज में पढ़ाए जाते हैं, तो इसकी वजह से इनको वेदांता कहा जाता है, या फिर वेदों का अंत। आई होप ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। और जो पूरा वेदांता की एक बेसिक फिलॉसफी है कि ये
ज्ञान खंड के बारे में बात करता है वो सिर्फ इसकी बेसिक फिलॉसफी है कि इसमें ज्ञान के बारे में बात की जाती है कि हम गॉड को अटेन कैसे कर सकते हैं, लिबरेशन को कैसे अटेन कर सकते हैं। उस सब प्रोसेस को, उस ज्ञान को अटेन करने के लिए जैसे हम अलग अलग ब्रांचेस को पकड़ते हैं, जैसे कि विशिष्ट अद्वैता या फिर द्वैता या फिर अद्वैता, तो कौन सी हम ब्रांच को पकड़ते हैं उसके एक मेजर सब सेक्शन को हम वेदांता कहते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, क्वाइट अ सिंपल फिलॉसफी इट इज। आपको इसके बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज उत्तर मीमांसा, विच ऑल्सो मीन द लेटर इंक्वायरी और द हायर इंक्वायरी। और जो इसके पहले हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में वो था क्या कहते हैं, पूर्व मीमांसा, जिसको हम फॉर्मल इंक्वायरी या फिर प्राइमरी इंक्वायरी कहते हैं, जिसमें हम रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे कि किस तरह से हम सही रिचुअल्स को परफॉर्म करके, सही कर्मों को करके अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वो हमने पूर्व मीमांसा में पढ़ा था। उसके बाद अगर हम वेदांता स्कूल के बारे में बात करें तो उसमें हमारे को जो मेजर ब्रांचेस मिलती हैं उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उस रास्ते पे चलते हुए ज्ञान को किस तरह से अटेन कर रहे हैं। कोई स्कूल तो ये कहेगा कि ब्रह्मा और सोल दोनों एक ही चीजें हैं, इनमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कोई स्कूल तो ये कहेगा कि ब्रह्मा और सोल दोनों अलग अलग चीजें हैं, दे आर एंटायरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। बस फर्क इतना है कि जो ब्रह्मा है वो यूनिवर्सल है और जो सोल है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, पर वो खुद में दोनों में एक अलग अलग एंटिटीज हैं और वो अपना एक अस्तित्व रखती हैं। उसके बाद जो सबसे पहला हमको ब्रांच आती है वो है भेद अभेदा, जिसका लिटरल मीनिंग है डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। दिस इज अ सब स्कूल विच टीचेस दैट इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट, कि जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है ये एक ही टाइम पे, एक ही इंस्टांस के ऊपर डिफरेंट भी है और अलग भी है फ्रॉम द अल्टीमेट रियलिटी नॉन एज ब्रह्मा। सो क्वाइट अ इजी ब्रांच इट इज, जो कहता है कि हम एक ही टाइम पे भगवान के साथ मिले भी हुए हैं और उसी टाइम पे उससे अलग भी हैं। उसके आगे ये बहुत वेरियस फैक्टर्स देते हैं जो आपकी इस यहाँ पर फिलॉसफीज की स्टडी के लिए, जनरल स्टडीज पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो बहुत फेमस एक फिलॉसफी है वो है अद्वैता वेदांता, जो कि शंकराचार्य जी ने दी थी या फिर आदि शंकराचार्य भी हम कह सकते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो ब्रह्मा है वो अकेले में खुद में ही एक अल्टीमेट रियलिटी है और उसके अलावा जो हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं वो एक तरह से इल्यूजनरी अपीयरेंस है, वो सिर्फ एक मोह माया है जो कि हमको भ्रमित रखती है और हमको अपने जो रियल पर्पस है उसमें जाने से रोकती है। तो क्वाइट इजी फिलॉसफी इट इज। तो अद्वैता का मतलब क्या है कि कोई भी ड्यूअलनेस नहीं है इस दुनिया में, मोनोइस्टिक दुनिया है, सिर्फ ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी है जिसको हमने पहचानना है। और जो दुनिया हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं इट इज एन इल्यूजनरी अपीयरेंस और माया ऑफ ब्रह्मा एंड द ट्रू सेल्फ। सो उसके साथ साथ वो कहते हैं जो आत्मा है हमारी, इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, वो उसका ही एक क्या कहते हैं एक्सटेंशन है, उसका ही एक पार्ट है। इसके अंदर शंकराचार्य जी एक और बात करते हैं कि अगर हमने सेल्वेशन के राह पर चलना है, अगर हमने सेल्वेशन को अटेन करना है, तो वो कहते हैं कंसीडर्स नॉलेज और ज्ञान टू बी द मेन मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको वेदांता के बारे में बताया था कि उसमें भी यही बात हमने की थी कि कैसे नॉलेज को हम अटेन कर सकते हैं, वही सेम चीज अद्वैता में भी की गई है। उसके बाद अगर हम विशिष्ट अद्वैता के बारे में बात करें, जिसको हम क्वालिफाइड मोनिज्म के बारे में भी जानते हैं, जो कि हमारे रामानुजा जी ने दी थी। देखिए इसमें और अद्वैता में फर्क क्या है। अद्वैता में हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा ही एक अलग एक रियल चीज है, बाकी सब जो चीजें हैं वो झूठी हैं, वो मोह माया है। तो इसमें नॉन ड्यूअलिज्म में जो विशिष्ट अद्वैता में वो कहते हैं कि ब्रह्मा अलोन इज सीन एज द सुप्रीम रियलिटी। ये सेम चीज हमने अद्वैता में पढ़ी थी, पर इसमें जो एक फर्क है वो ये है, इसमें वो कहते हैं रामानुजा जी, बट दिस इज कैरेक्टराइज बाय मल्टीप्लिसिटी। वहां पर वो कहते हैं ब्रह्मा सिर्फ एक है, बाकी सब चीजें नकली हैं। यहाँ पर वो ये कहते हैं ब्रह्मा चाहे कि एक है, वही एक सुप्रीम रियलिटी है, पर उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो मल्टीपल चीजों में बटा हुआ है, जिसका मतलब है क्वालिफाइड मोनोइज्म, कि एक चीज नहीं है, एक चीज के बहुत सारे पार्ट है, मल्टीप्लिसिटी में वो चीज बटी हुई है।
सो ये कहते हैं कि डाइवर्सिटी है हमारी दुनिया में। अगर हम कोई चीज देख रहे हैं तो वो उस चीज का, उस ब्रह्मा का ही एक्सटेंशन है, उसी का एक पार्ट है। सो दे बिलीव इन डाइवर्सिटी सबस्यूमिंग टू एन अंडरलाइन यूनिटी, कि एक ऊपर ब्रह्मा है, उसके नीचे जो पार्ट्स हैं वो उसी के एक्सटेंशंस हैं। सो इट इज अ क्वालिफाइड मोनिज्म। आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके अलावा जैसे कि अद्वैता में वो बात करते हैं नॉलेज को हम यूज कर सकते हैं सेल्वेशन के लिए। इसमें वो कहते हैं ही कंसीडर्स लविंग द फेथ एंड प्रैक्टिसिंग डिवोशन, कि हम फेथ के द्वारा और डिवोशन के द्वारा अपना सेल्वेशन के रास्ते को अटेन कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो आपको पूछा जा सकता है अद्वैता और विशिष्ट अद्वैता के बारे में, कि इसमें हम सेल्वेशन के रास्ते को कैसे डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि अद्वैता में हम नॉलेज के थ्रू सेल्वेशन को अटेन करते हैं और विशिष्ट अद्वैता में हम फेथ और डिवोशन के थ्रू इस चीज को अटेन करते हैं। सो काफी, अगर कल को अगर आपको कोई टफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो आपको ये पूछा जा सकता है, आपको अब ये ध्यान में रखना है। और लास्ट में अगर हम बात करें द्वैता के डुअलिज्म स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी के बारे में, जो कि वेदांता के एक सब ब्रांच है, उसको दिया गया था माधवाचार्य जी के द्वारा। इसमें वो कहते हैं कि जो गॉड है, इसमें वो विष्णु जी की बात करते हैं, विष्णु जी को वो सुप्रीम सोल मानते हैं, और उसके साथ साथ बात करें कि जो हमारी इंडिविजुअल सोल है दे एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट रियलिटीज, ये एक दोनों इंडिपेंडेंट रियलिटीज की तरह काम करती हैं, एंड दीज आर डिस्टिंक्ट। पर इसके साथ साथ वो ये भी बात करते हैं एक टाइम पर कि विष्णु जी वो हैं इंडिपेंडेंट, जो एक सुप्रीम सोल है वो इंडिपेंडेंट है, और जो बाकी इंडिविजुअल सोल्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम। तो वो एक साइड पे इंडिपेंडेंट रियलिटीज तो हैं, पर जो हमारी इंडिविजुअल सोल है वो सुप्रीम रियलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो अब तक हमने 3 इंडियन फिलॉसफीज के, वेदांता के अंदर 3 और इंडियन फिलॉसफीज को देख लिया, अद्वैता, विशिष्ट अद्वैता एंड लास्ट में द्वैता। किन किन फेमस थिंकर्स ने, फिलोसफर्स ने ये दिया था, उनके बारे में भी आपको बता दिया गया है। तीनों को बहुत मैंने कोशिश की है कि सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं। आई होप कि अब से आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी डाउट या क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहेगी कि आप ये चीज़ गलत करके आए। उसके बाद अगर हम वेदांता के लास्ट पार्ट के बारे में बात करें तो उसमें आती है थ्योरी ऑफ कर्मा। जो देखिए, जैसे कि थ्योरी ऑफ कर्मा हमने उत्तर मीमांसा में पढ़ी थी, तो उसी तरह जो वेदांता थ्योरी है ये भी उस चीज को क्रेडेंस देती है कि हाँ, थ्योरी ऑफ कर्मा ठीक है। और आज के टाइम में अगर कोई बंदा बहुत सुखी है, कोई बंदा बहुत दुख में है, तो ये सब चीजें उसके जो प्रीवियस बर्थ थे उसकी वजह से, उसमें जो उसने कोई पुण्य किया, उसमें जो उसने कोई पाप किया, उसकी वजह से आज वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सो ये उस थ्योरी ऑफ कर्मा को क्रेडेंस देती है। ये आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है। So, the Vedanta theory also gave credence to the theory of karma. They believed in the theory of पुनर्जन्म और rebirth, तो इसमें भी उनका पूरा मानना था। They argued that the person would have to bear the brunt of their actions from the previous birth in the next one, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। सो आई होप आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। वेदांता स्कूल आपके 6 स्कूल्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वाइट अ इजी स्कूल इट इज़। आप सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आपके यहाँ पर 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी कवर हो चुके हैं। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, जो हमारे हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज हैं, सबसे पहले चार्वाका और आजीविका को कवर करेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म को बहुत ही डिटेल में कवर किया जाएगा, ताकि इन केस इस बार कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में, यू आर वेरी इजीली एबल टू कवर इट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन केस यू लाइक द वीडियो, मैं आशा करूंगा दैट यू विल लाइक एंड कमेंट, सो दैट मेरे को पता लगता रहे कि मैं कैसे और इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता हूं। सो दिस वाज ऑल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।